टू द कोडिकल चैनल। तो आज हम यूनिट 1 देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का, और ये वीडियो सीएससी वालों के लिए है जिनका सिलेबस सीएससी ब्रांच है, आईटी ब्रांच है, सीएस ब्रांच है। अब देखो, एक प्री रिक्विजिट है, डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारा थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, तो नो डाउट इसमें आपको रटना पड़ेगा, एल्गोज अच्छे से करके जाना, बिकॉज एल्गोरिदम ही आती है लिखने के लिए। स्टैक के ऑपरेशंस की एल्गोरिदम लिख दो, लिंक लिस्ट की एल्गोरिदम लिख दो, तो वही आता है। सिलेबस देखते हैं, वही हमारी प्रथा सिलेबस देखने की। तो देखो क्या है, ओवरव्यू ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक्स ऑफ एल्गोरिदम एनालिसिस इंक्लूडिंग रन टाइम कैलकुलेशंस। देखो ये रन टाइम कैलकुलेशन मतलब आता नहीं है एज कम्पेयर टू बहुत सारी और चीज़ें हैं जो वो देते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, एरेज एंड पॉइंटर्स, मल्टी डायमेंशनल एरे, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, जनरल लिस्ट्स एंड लिस्ट एडीटी, लिस्ट मैनिपुलेशंस, single or double circular list, stack ADT, stack manipulation, prefix, infix and postfix expression, recursion, queues and QADT, queues manipulation। देखो, अब तुम में से रिकर्जन सबने पढ़ा होगा, एरेज सबने पढ़ा होगा, पॉइंटर सबने पढ़ा होगा। तो एरेज का तो तुम्हें मिल जाएगा। पॉइंटर्स तुम्हें पढ़ा है कि वही जो कंटेनर के मेरे को एड्रेस बताता है वो मेरे पॉइंटर्स होते हैं। रिकर्जन नहीं करा पाऊंगी क्योंकि रिकर्जन बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर वीडियो में कराने लग गई तो बहुत टाइम लगेगा। तुम जाके, रिकर्जन का मतलब वही है कि हम एक फंक्शन को ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि वो मेरा रेपिटेडली टास्क परफॉर्म करके देता है। इतना रट लो। 2 नंबर की आएगी इसकी डेफिनेशन, इसका क्वेश्चन एज सच नहीं आता, वो फर्स्ट ईयर में सी में आता था, अब नहीं आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, जिसको हम एडीटी भी बोलते हैं। देखो, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब ये है, सिंपली सरल भाषा में बताऊं तो, काम करना लेकिन वो बताना नहीं कि तुम्हारा बैकएंड में तुम्हें कितनी प्रॉब्लम आई है उसको काम करने के लिए। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप वही होता है कि जैसे आपका एक वेबसाइट होती है, आपको सिर्फ एक इंटरफेस दिख रहा होता है कि वो आपका लॉगिन पेज है, क्या क्या है, लेकिन उसके पीछे का कोड नहीं दिखता। तो वही मेरा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताया, देखो क्या है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल that defines a set of operations and behaviors for a data structure without specifying how these operations are implemented। नहीं पता लगेगा कि हमारे ये operations कैसे implement हो रहे हैं और data organize कैसे हो रहा है मेमोरी में। ठीक है, The definition of ADT only mentions what operations are to be performed। क्या मेरे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, बस वही मेरा ADT बताएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि वो कैसे होंगे। ठीक है, और ये भी नहीं बताएगा कि मेरा डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा मेमोरी में और कौन सा मेरा एल्गोरिदम यूज हो रहा है ऑपरेशंस लगाने में। इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ऊप्स में हम अच्छे से समझेंगे एब्स्ट्रैक्शन को। अब ये समझ लो, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है हाइडिंग द एसेंशियल इंफॉर्मेशंस। ठीक है, जैसे तुम्हारा तुम्हारा लॉगिन पेज है तो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन जाती है और तुम्हारा पासवर्ड जाता है, लेकिन तुम्हारा पासवर्ड किसी और को शो नहीं होता, वो बैकएंड पे होता है ना, स्टोर जाके कहीं ना कहीं। किसी और को तो नहीं दिखता ना, तुम्हें दिखता है सिर्फ, वही है। और दिस प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल्स एंड हाइडिंग द डिटेल्स इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। वही कि हाइडिंग दी, जो मेरी इन्फॉर्मेशन जितनी दिखानी है, जितनी पोस्ट करनी है वही करो, उसके अलावा मत दिखाओ। जैसे न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो तुम्हें बताते हैं ना कि ये आज ये हुआ, बट जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो तो वो दिखाते ही नहीं है। बस वही है, समझ गए। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप 3 टाइप के होते हैं, लिस्ट, क्यू, स्टैक। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखो इसके ऑपरेशंस लिखे हैं, ये गेट, इंडेक्स, इंसर्ट, रिमूव, पुश, पॉप, पीक, एन क्यू, डी क्यू, पी के सारे इसके ऑपरेशंस हैं, ये आगे हम देखेंगे। ओके, डेटा का मतलब क्या है, मेरे कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। जैसे मैंने बोला कि व्हेन इज योर बर्थडे, तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरा बर्थडे ना जैन में आता है। कब आता है? जैन में। तो ये मेरा मेरा डेटा हो गया। ये मेरा डेटा हो गया ना कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरा बर्थडे जैन में आता है। तो वो ये कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, मेरे जो रॉ फैक्ट्स आते उस पे वो होता है मेरा डेटा। अब देखो, डेटा और इन्फॉर्मेशन में कुछ डिफरेंस होता है। देखो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन और डेटा में क्या डिफरेंस होता है
कि डेटा में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरा बर्थडे जैन में आता है, अब मैं तुम्हें विद स्पेसिफाई करके बता दूं कि मेरी 9th जैन को मेरा बर्थडे आता है, ये डेट बता दूं, तो ये मेरी इंफॉर्मेशन बन जाएगी इस पर्सन से रिलेटेड। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन बन जाएगी। डेटा का मतलब होता है मेरे रॉ फैक्ट्स, मुझे सिर्फ उसके बारे में पता है कि अच्छा लमसम चीजें पता है, वो मेरा डेटा होती है। ठीक है, अब डेटा तो पता लग गया दीदी, अब डेटा स्ट्रक्चर भी बताओ। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि मैं अपने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, कैसे उसको स्टोर कर रही हूँ मेमोरी में। नाम से बता रहा है ना कि वो आप डेटा को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो, मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। और जो भी मेरा एलिमेंट्स हैं वो कैसे स्टोर हो रहे हैं और उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास जैसे ये सीरियल्स हैं, दाल, ये दूसरी कोई दाल होगी, सॉरी ये चावल, ये दाल, मूंगफली, ये पीली दाल, ठीक है, ये चने, जो भी है ये सारी चीज़ें, ये दलिया, ये सारी चीज़ें तुम्हें ऑर्गेनाइज दिखनी है। और ये ऑर्गेनाइज है ना, अगर मैं इन सबको मिक्स कर दूं, ये सारी चीज़ को मिक्स कर दूं, तो ये मेरी खिचड़ी पक जाएगी। ये मेरी खिचड़ी पक जाएगी ना, तो मेरे को सारी चीज़ें, अब तुम खुद सोचो तुम्हारे घर में सीरियल्स के जो डब्बे होते होंगे या राइस का कोई डब्बा होता होगा, ऐसे तो नहीं है ना कि तुम राइस के अंदर दाल मिला देते हो, नहीं ना। तो उसको ऑर्गेनाइज वे में रखते हो ना, कि राइस एक डब्बे में, दाल एक डब्बे में, ऐसे ही रखते हो ना। तो वही रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलो। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि मुझे डेटा को, जो भी मुझे डेटा मिल रहा है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है और कैसे स्टोर करना है, तो वो मेरा डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ठीक है दीदी। अब देखो एक और मज़ेदार एग्जाम्पल लेके आई हूँ। देखो, अब ये हो तुम, ठीक है। अब ये है तुम्हारा रूम, ठीक है, जो हमेशा से ही फैला रहता है। तुमने फैला के रखते हो। अब ये तुम्हारा क्या है? अनऑर्गेनाइज है। अनऑर्गेनाइज है ना। जब तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है तो मम्मी तुम्हें ऑर्डर देती है ना, ओए अपना कमरे को सुधार लियो, ये जो ये तूने कबाड़ा मचा रखा है ना ये सब का, इसको एक प्रॉपर जगह पे सेट करियो। जैसे तुम्हारा, जैसे ये देखो, जैसे कि ये स्टडी टेबल है, तो इस पे तुम्हारा लैपटॉप रखा है, सब बुक्स रखी है, कैलकुलेटर रखा है। अभी देखो ये खाली पेपर ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसको तुम डस्टबिन में डालोगे, जिसकी ये रहा डस्टबिन, जिसकी जहाँ जगह है वहाँ ही तो डालोगे ना। अब जैसे ये है मेरी बॉल टाइप्स, तो मेरी बॉल ये प्लेइंग वाले एरिया में चली जाएगी या इस बकेट में डाल दूंगी। अब ये पिल्लो है, तो पिल्लो मेरा ऊपर आना चाहिए बेड पे, तो नीचे फेंका हुआ है। तो जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए मैं उधर उसको ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी, वही मेरा डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो तुम्हारा रूम है ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर्ड बनाना। इतनी बात समझ रहे हो? आई होप इतनी बात समझ आ रही होगी। डेटा स्ट्रक्चर रियल लाइफ से लेके तुम्हें बता दिया। ठीक है, अब देखो, अब देखो क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में, कि डेटा स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द डिजाइन ऑफ बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्राम। जो भी मेरा, अब देख प्रोग्राम क्या होता है दीदी, प्रोग्राम तो आपने बताया नहीं। देखो प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो भी मैं अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रही हूँ वो होता है मेरा प्रोग्राम, दैट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब जो भी मेरा प्रोग्राम होगा वो इक्वल टू होता है एल्गोरिदम प्लस डेटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिदम क्या होती थी मेरा? एल्गोरिदम क्या होती थी? प्री रिक्विजिट दे रही हूँ, एल्गो क्या होती थी? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती थी ना। मैंने प्रोग्रामिंग इन सी में यूनिट 1 में सबसे पहले एल्गोरिदम ही पढ़ाई थी। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास सपोज करो कोई एक एआई है, अब तुम्हें एक चीज बतानी है कि भाई तूने ना मैगी बनानी है, तो वो स्टेप बाय स्टेप भी तो बताते हो कि पहले गैस स्टोव को ऑन करना है, फिर उस पे पानी बॉईल करना है, फिर मैगी डालनी है, फिर मसाला डालना है, ऐसे ही तो बताते हो। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो प्रोग्राम मेरा किससे किससे बनता है? एल्गोरिदम से और डेटा स्ट्रक्चर से। अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि अनस्ट्रक्चर्ड वाला डेटा डाल दूं, जो मेरा स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है वो डेटा डाल दूं, तो वो मेरा प्रोग्राम नहीं होगा। प्रोग्राम मेरा एल्गोरिदम
और डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ कंबाइन होके एक प्रोग्राम बनता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखो डेटा स्ट्रक्चर ना दो टाइप में, डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो मेरा दो टाइप का होता है। एक होता है मेरा प्रिमिटिव और एक होता है मेरा नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। अब देखो इसका फ्लो चार्ट मैंने आगे बनाया हुआ है प्रॉपर। देखो डेटा स्ट्रक्चर मेरा कितने टाइप का है, दो टाइप का, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं उसको इनबिल्ट है मेरे पास, जैसे इंटीजर है, मेरे को इंटीजर को किसी से डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर है, कैरेक्टर मेरा इनबिल्ट है। फ्लोट है, पॉइंटर है। कैरेक्टर इंटीजर का मतलब मेरा इंट, जैसे 7 पॉइंट, जैसे मेरा हो गया 7 8 9, ये सारे में इंटीजर्स हो गए, माइनस में भी हो सकता है। कैरेक्टर वही ABCD। फ्लोट जैसे 7.8 9.8। पॉइंटर का मतलब क्या है, वो मेरा एड्रेस स्टोर कर रहा है। किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, मेरे वेरिएबल का। वो मेरा पॉइंटर होता था। हाँ दीदी आपने प्रोग्रामिंग इसी में बहुत अच्छे से कराया था, समझ गए। अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो मेरा ऑलरेडी मेरे पास इनबिल्ट है, मेरे को उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई उसको डिराइव करने की ज़रूरत है किसी और डेटा स्ट्रक्चर से। ठीक है, ये मेरा बहुत बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, जो मेरा डिराइव होगा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से। क्या होगा, डिराइव होगा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से। ठीक है, जैसे ये अब मेरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एरेज और लिस्ट। एरेज में भी देखो आती है सिंगल डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशन। अब लिस्ट के भी दो टाइप होते हैं कि वो मेरी लीनियर है या नॉन लीनियर है। क्या है, मेरी लीनियर है या नॉन लीनियर है। लीनियर में आता है देखो स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। और ट्रीज में आता है मेरा, सॉरी नॉन लीनियर में आता है मेरा ट्रीज और ग्राफ। ठीक है, इसके बारे में हम इन डेप्थ पूरी यूनिट, चारों यूनिट तक समझ लेंगे, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस 2 ढाई नंबर में आ जाता है कि एक्सप्लेन करो व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर में तुम उसकी पीछे वाली डिफाइन लिखाना और ये वाला फ्लो चार्ट बनाना ना, तो पूरे 2.5 नंबर मिल गए तुम्हें। ठीक है, अब देखो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है, देख लेते हैं, पढ़ते हैं दीदी। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है, देयर आर बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन बाय द मशीन इंस्ट्रक्शंस। मतलब ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर होता है और ये डायरेक्टली मेरा ऑपरेट हो जाता है मशीन इंस्ट्रक्शंस पे। ठीक है, जैसे मेरा इंटीजर, फ्लोट, पॉइंट, कैरेक्टर पीछे पढ़ लिया। मेन डेफिनेशन तो ये है, डेटा स्ट्रक्चर दैट आर डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन द मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है दीदी, जो मेरा मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में डायरेक्टली ऑपरेट हो जाता है उसको मैं बोलती हूँ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्रिमिटिव डेटा डेटा स्ट्रक्चर में भी देखो कुछ ऑपरेशंस होती हैं। देखो ये 4 ऑपरेशंस हैं कि उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये चारों चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है, जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर that are derived from the primitive data structures are called non primitive data structure। जो मेरा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो मेरा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डिराइव हो जाए उसको मैं बोलती हूँ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जैसे द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एम्फेसाइज ऑन स्ट्रक्चरिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस, मतलब मेरा सेम टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और जो मेरा नॉन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो यही होता है कि मेरे हाइड्रोजीनियस भी हो सकता है इसमें और होमोजीनियस भी हो सकता है, मतलब सेम टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो मैंने बताया था ना नॉन प्रिमिटिव में भी दो थे, लीनियर और नॉन लीनियर। हाँ दीदी आपने बताया था। अब इसके बारे में भी पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो लीनियर में क्या है,
Linear data structure are kind of data structure that has homogeneous elements. मतलब उसके पास मेरे होमोजीनियस एलिमेंट्स होंगे। जैसे सपोज करो, अगर मेरे पास कोई एक मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर दिया है, जैसे तुम्हारे पास डेटा है, सपोज करो सिर्फ वो अल्फ़ाबेट्स का ही, जैसे ए बी सी डी, ये किसी का नाम दिया है। जैसे मैंने सपोज करो लिखा सैम, फिर मैंने लिखा राम, फिर मैंने लिख दिया राजू, फिर मैंने लिख दिया रानी, एक्सेट्रा। तो ये सारा मेरा एक सेम होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है। हाँ दीदी, सेम होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये मेरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आएगा। किसमें आएगा? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। अब ये क्या कह रहा है? द डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर इन सीक्वेंस, मेरे एक सीक्वेंस में होंगे। वो मेरे एक लीनियर सीरीज को फॉलो करेगा, फॉर्म करेगा। ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर इजी टू इम्प्लीमेंट, बहुत इजी होते हैं इम्प्लीमेंट करने में। और मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन अ लीनियर फैशन, लीनियर फैशन में ही वो डिज़ाइन होते हैं। जैसे मेरा स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। मेनली एग्जांपल मेरे ये हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल है स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। ठीक है। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या आएगा? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आएगा एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा एलिमेंट्स जो हैं वो मेरे सेवरल अदर डेटा एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे। किससे? दूसरे दूसरे उससे दूसरे डेटा आइटम से कनेक्ट होंगे। ठीक है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एग्जिबिट इधर अ हायरार्किकल रिलेशनशिप और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मतलब या तो वो किसी से हम डिराइव करेंगे, उससे हायरार्की फॉलो करेगा, या पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होगा। जैसे सपोज करो तुम और तुम्हारे पापा है, मतलब तुम्हारी मम्मा, देखो तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मा के थ्रू ही तुम आए हो। सही बोल रही हूँ ना? तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुम तुम्हारे पापा की तरह दिखते हो, तुम्हारी मम्मा की तरह दिखते हो। तुम दोनों का क्या हो? मिक्सचर हो ना। मतलब कुछ फीचर्स पापा के आए हैं, कुछ फीचर्स मम्मा के आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुम एग्जैक्ट मम्मा पे या पापा पे भी दिखते हो, नहीं ना। दोनों की तरफ से थोड़े थोड़े फीचर्स आए हैं, तो वही है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, कि तुम भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हो। समझ गए? देखो, द डेटा एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, मतलब एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में डेटा नहीं होता। इसका एग्जांपल है ट्रीज और ग्राफ्स। ठीक है। अब देखो, इसमें भी कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होती हैं मेरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी, जैसे ट्रैवर्सल, इंसर्शन, सिलेक्शन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग और डिस्ट्रॉय और डिलीट। ये सारे मेरे ऑपरेशंस होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के। अब देखो, अब डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंट नहीं होगा, डिफरेंस होगा। डिफरेंस बिटवीन देम क्या है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज जनरली अ बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज यूजुअली बिल्ट इनटू लैंग्वेज सच एज इंट और फ्लोट। वही बात लिखी है, जो मेरी मशीन लैंग्वेज को समझ आ जाए और वो ऑपरेट हो जाए, तो वही मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है? इज बिल्ड आउट ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, मतलब उसको मैं डिराइव करती हूँ किससे? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से, और उसको लिंक कर देती हूँ एक मीनिंगफुल वे में। ठीक है। जैसे लिंक लिस्ट, अब आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें कि लिंक लिस्ट क्या होती है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, एवियल ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब आते हैं अपने असली वाला। देखो, एरेज हमने बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग इन सी में पढ़ा है, तो मैं इसको बहुत जल्दी से रिवाइज कराऊंगी। जिसने प्रोग्रामिंग इन सी में बिल्कुल एरेज नहीं पढ़ा, तो वो मेरा एरेज का वन शॉट जाके देख सकता है, क्योंकि इसके बिना तुम्हें समझ नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि अब मैं एरेज तुम्हें पूरा पढ़ाने बैठूंगी तो वो 1 घंटे का है। अब मैं वो पूरा पढ़ाऊंगी तो फिर डेटा स्ट्रक्चर कैसे कवर होगा? तो इसको बहुत थोड़ा सा रिवाइज करा के मैं आगे मूव ऑन करूंगी। ठीक है। देखो, एरे क्या है? एरे मेरी ऐसे होती है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है मेरी एरे की। एरे का मतलब है एक सेट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। होमोजीनियस मतलब वही
कि मेरे सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स हो, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही अगर मैं इस होमोजीनियस डेटा की एरे बनाऊं तो वो मेरी एरे ऐसे बनेगी 1 2 3 4 5 6। और इसका जो मेरा इंडेक्स होता है, एरे का जो इंडेक्स होता है, वो मेरा हमेशा 0 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5। अब दीदी इंडेक्स से हम क्या करते हैं? देखो, थ्रू इंडेक्स हम बहुत सारी चीज़ें में हेल्प होती है, क्योंकि जो भी मेरे एरे के ऊपर ऑपरेशंस लगते हैं वो इंडेक्स के बिना तो लगते ही नहीं है। इंडेक्स इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर मुझे कोई एलिमेंट, अगर इस एरे में मेरे को एलिमेंट, सपोज करो मैंने कहा कि मेरे को ना 4 ढूंढ के बताओ वो कहाँ पे है, तो मैं उसके इंडेक्स से ही पता लगा पाऊंगी कि मेरा फोर्थ एलिमेंट कहाँ है, कहाँ नहीं है। इतनी बात समझे? अब देखो, आगे क्या लिखा है? इट मीन्स एन अरे कैन कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ डेटा। हाँ, या तो वो इंटीजर हो, या तो वो फ्लोट पॉइंट हो, या वो कैरेक्टर हो। तो ये मेरा एरे होता है, ठीक है। मतलब सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप स्टोर्ड इन एन tabular लाइक दिस, ठीक है। अब देखो, एन एरे विथ ओनली वन रो और कॉलम इज कॉल्ड वन डायमेंशनल एरे। अगर मेरे एरे में या तो वन कॉलम है, वन रो है, और कॉलम भी मेरा वन ही है, ठीक है, तो वो मेरी होती है वन डायमेंशनल एरे। क्या होती है? वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब इसको मैं लिख, इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स होता है, अगर मेरे को इसका प्रोग्राम बनाना है तो इसका सिंटेक्स होता है, पहले तो डेटा टाइप आएगा, डेटा टाइप, फिर एरे का नाम, एरे नेम, फिर उसका साइज कि तुम्हें कितने की बनानी है। सपोज करो मेरे को ना 5 एलिमेंट की, मैं चाहती हूँ कि 5 डब्बे बन जाए मेरे मेमोरी में, और वो कंटिगुअस हो। कंटिगुअस मतलब मेरे एक ही लाइन में हो। तो मैं लिखूंगी, मैंने इंट का बनाना है, सपोज करो इंट, तो मैंने डेटा टाइप दे दिया और एरे का नाम दिया ARR, और उसका साइज दे दिया 5। तो बैक एंड पे क्या होगा? मेरी मेमोरी में, ये मेरी मेमोरी है, तो इस मेमोरी में मेरे ऐसे 5 डब्बे बन जाएंगे जो मेरे साथ साथ होंगे। और अगर मैं, ये मेरी हो गई डेक्लरेशन। क्या हो गई? ये मेरी डेक्लरेशन। मैंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई एक इंटीजर टाइप की एरे बना दे 5 साइज की, तो उसने वो बना दी मेमोरी में। ये क्या है मेरी? ये है मेरी मेमोरी, ठीक है। ठीक है दीदी, इतनी बात समझ आ गई। तो ये स्लाइड में वही लिखा है। अब देखो, सिंपली डिक्लेरेशन ऑफ एरे इज एज फॉलोज। जैसे ये बनाया मैंने, इंट ARR10, मतलब 10 साइज की मैंने एरे बना दी मेमोरी में, ठीक है। अब देखो, इसकी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लीनियर एरे को मेमोरी में। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया था कि मैंने 5 साइज की एरे बनाई, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मेरी मेमोरी में कैसे जाके स्टोर होगी? तो देखो, ये मेरी मेमोरी में जाके ऐसे स्टोर होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इधर देखो, एक गलती है, इधर इंडेक्स हमेशा मेरा 0 से शुरू होता है, इन्होंने 1 से पता नहीं कैसे कर दिया, मिस्टेक है इधर, ये नहीं होगा, ये होगा। तो देखो, ये मेरा 1 2 3 4 5 इधर जाके स्टोर हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 जाके इधर स्टोर हुआ है, और मेरा इंडेक्स इसका होगा 0 1 2 3 4, यही होगा, होगा ना, यही होगा। अब इस एलिमेंट का मेरे पास कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, इस डब्बे का जिसमें मेरा ये 1 स्टोर है, इसका कोई ना कोई एड्रेस तो होगा ना, है ना। तो सपोज करो वो 1000 है, इसका 1001 ऐसे करके है। सपोज करने को बोल रही हूँ अभी। अभी वो मत बोलना कि दीदी ये तो इंटीजर है, ये तो 4 4 के उसके गैप में होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी मैंने ये एग्जांपल लिया है। नहीं तो ज़्यादा है, इसको 4 4, क्योंकि अब कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आएगा कि दीदी ये 4 4 का गैप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो इंट है वो मेरा 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में। तो दूसरे इंट में दीदी ये 1001 कैसे आ जाएगा? 1004 आएगा, इधर 8 आएगा, इधर 12 आएगा, इधर 16 आएगा, ऐसे आएगा एड्रेस मेरा, ठीक है। इतनी बात समझ आई? इधर वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये एड्रेस भी गलत दिया हुआ है, इसको मत रेफर करना।
गलती हो जाती है पीपीटी बनाते वक्त। कोई नहीं, बता दिया ना, ये वाला एड्रेस सही नहीं है, इसको मत लेना। अब आते हैं आगे। देखो, अब मुझे पता है कि मेरा एरे बन गया, ठीक है। और मैंने उसका ये भी देख लिया कि उसका एरे बनाई है तो वो किसी ना किसी लोकेशन पे जाके स्टोर होगा, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। अब खुद सोचो, आप किसी घर में रहते हो, आपका भी एड्रेस होता है ना, ऑब्वियसली एरे का भी एड्रेस होगा। बिना एड्रेस के एरे लोकेट कैसे होगी, रहेगी कहाँ? ऑब्वियसली आप, ऐसे तो नहीं है ना कि आप रोड साइड पे रह रहे हो, आपके पास घर है, आप किसी घर में रह रहे हो, उसका एड्रेस है, वैसे एरे का भी है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब सपोज करो मेरे को ना एरे एरे मुझे प्रिंट करानी है, तो उसके लिए प्रिंट कराने के लिए एरे को मैं लूप्स का इस्तेमाल करती थी। पढ़ा था हमने दीदी, हाँ दीदी। और लूप्स कितने टाइप के होते थे, कौन कौन से होते थे? फॉर, डू वाइल और वाइल। लेकिन हम सबसे ज्यादा यूज कौन सा करते थे? फॉर वाला। तो फॉर, बता देती हूँ क्या क्या था। फॉर, अगर मुझे कोई एरे को प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखूंगी? फॉर आई इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और इधर मैं अपना प्रिंट करा दूंगी जो भी मेरा परसेंटेज डी करके, क्योंकि मैंने तुम्हें सी पढ़ाई है तो मैं तुम्हें सी का ही एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि ऐसे मैं प्रिंट करा दूंगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। अब देखो भाई, एरे तीन टाइप की होती है, सिंगल डायमेंशन, टू डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन। अब सिंगल डायमेंशन में क्या होता है? एक वन स्क्रिप्ट होती है, मतलब रोज कॉलम्स एक ही ऐसे होती है, ये मेरी सिंगल वाली है। अब टू डायमेंशन में क्या होगा? जिसमें मेरी रोज और कॉलम्स दोनों होंगे, एम और एन दोनों होगा। मल्टी डायमेंशन में मतलब मल्टीपल सबस्क्रिप्ट्स हो सकते हैं, बिल्कुल दीदी पॉसिबल है। अब देखो, ऑपरेशंस क्या होते हैं मेरे एरेज के? वही ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, मर्जिंग, ये सारे मेरे ऑपरेशंस एरेज में आते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे किसी एरे में ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स मतलब मेरे को हर एक डेटा एलिमेंट में एक बार जाना है, उसको एक्सेस करना है। ठीक है, क्या करना है? उसको एक्सेस करना है। तो वो मेरा ट्रैवर्सिंग में आता है। किसमें आता है? ट्रैवर्सिंग में। अब देखो, ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या है? इट इज यूज टू एक्सेस ईच डेटा एलिमेंट एग्जैक्टली वंस सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड। मतलब हर एक डेटा एलिमेंट को मैं एक बार जाके एक्सेस करूंगी ताकि वो प्रोसेस हो जाए। जैसे एग्जांपल में देखो, मैंने एक लीनियर एरे ली है ए नाम की, ठीक है, एज बिलो। अब देखो, इन्होंने ये हल्की सी मिस्टेक करी है कि A1 पे मेरा, देखो देखो मिस्टेक है ना, 0 1 2 3 4, इसका इंडेक्स मिसप्रिंट हुआ पड़ा है। इंडेक्स मेरा हमेशा 0 से शुरू होता है, तो इंडेक्स 0 पे मेरा 10 एलिमेंट है, इंडेक्स 1 पे मेरा 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। ठीक है, अब इसका देखो, देखो डेटा स्ट्रक्चर में तुम्हारे डीएस वाले सब्जेक्ट में एल्गोज ही हैं। तुम्हें एल्गोज मतलब एल्गोरिदम पे ही खेलना पड़ेगा। एल्गोरिदम मतलब वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाना है तुम्हें, लेकिन एग्जैक्टली थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में। ठीक है, अगर मुझे इस ट्रैवर्सल करने का एल्गोरिदम लिखना है तो मैंने देखो क्या लिखा है? ट्रैवर्सल ए, लोअर बाउंड, अपर बाउंड। ए का मतलब क्या है? ए मेरी एरे है जिसका लोअर बाउंड है और अपर बाउंड है। क्या है? लोअर बाउंड है और अपर बाउंड है। ठीक है, ये देखो मेरा एल्गोरिदम है। ठीक है, अब एल्गोस तो तुम्हें देखो रटनी पड़ेंगी, तुम जितना मर्जी समझने की कोशिश कर लो, लेकिन रटनी ही है। नहीं रटोगे तो कोई वो नहीं होगा, मतलब ही नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को अपनी भाषा में एल्गोरिदम बनानी आती है तो बहुत अच्छी बात है, अपनी भाषा में आप बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन टीचर प्रेफर करता है एक प्रॉपर जो तुम्हारी भाषा होती है ना, जैसे ये फॉर यूज़ करो, प्रोसेस यूज़ करो, एंड फॉर लूप, एग्जिट, ये सारे वर्ड्स ना, ये कीवर्ड्स हैं जिसमें तुम्हें एल्गोरिदम लिखने में यूज़ करने ही करने हैं, बिना इसके टीचर नंबर नहीं देता। ठीक है, ट्रैवर्सल मतलब हर एक डेटा एलिमेंट पर जाओ, उसको एक्सेस करो और उसको प्रोसेस कर दो, ये मतलब हो गया मेरा ट्रैवर्सल का। अब इंसर्शन मतलब
मेरी एक कोई एरे है, लेकिन मैं उस एरे में एक और एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहता हूँ, जैसे 10 को, तो मैं वो मेरा ऑपरेशन में आएगा। इंसर्शन भी एक मेरा ऑपरेशन है। तो देखो, इंसर्शन इज यूज टू ऐड अ न्यू डेटा एलिमेंट इन कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। जो हमने एरे में एक एरे ऑलरेडी बना रखी है, उसमें एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो मेरा इंसर्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, नाउ एलिमेंट टू बी इंसर्टेड इज 100। मुझे 100 इंसर्ट करना है, और लोकेशन फॉर इंसर्शन इज 3। थर्ड पोजीशन पे, मुझे इंसर्ट करना है 100। पहली पोजीशन पे है 10, 20, थर्ड पे है तुम्हारा 50, 30, 15 ऐसे है। लेकिन अब मुझे बीच में इंसर्ट कराना है, तो बिल्कुल हो जाएगा इंसर्ट। तो देखो, तो शिफ्ट द जो भी मेरा फिफ्थ लोकेशन है, जो भी मेरी फिफ्थ वाली लोकेशन है, 15th वाली, उसको तुम डाउनवर्ड से फर्स्ट प्लेस पे कर दो, और थर्ड को इंसर्ट करा दो। मतलब इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ऐसे इस तरफ शिफ्ट करा दो सारा। लेकिन जो ये शिफ्टिंग की, इंसर्शन की, एरेज की ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जब मेरी इंसर्शन डिलीशन सब हो रही थी एरे से, तो हम स्टैक क्यू ये सब क्यों लेके आए जब मेरा सब कुछ हो रहा था। मेरी कॉस्ट बहुत बढ़ रही थी। खुद सोचो, पहले मैं इसको, ये 50 वाले एलिमेंट को इधर खिसकाऊंगी, फिर इस 50 वाले को इधर खिसकाऊंगी, फिर 30 को इधर खिसकाऊंगी, फिर 15 को इधर खिसकाऊंगी, तो कितना बढ़ जाएगा मेरा एलिमेंट, बहुत बढ़ जाएगा ना। वही बात है कि मेरे को इतना शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मेरी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो एरेज का यही डिसएडवांटेज आ जाता है। अब देखो, ये है मेरा एल्गोरिदम इसका, ये भी एक बार देख लेना क्या है। फॉर आई इक्वल टू n-1 डाउन टू, ये देख लेना, पोजीशन है ये। पीओएस का मतलब क्या है, पोजीशन। पीओएस का मतलब पोजीशन, ठीक है। एरे का देखो एल्गोरिदम आते नहीं है, जिसके एल्गोरिदम आने होंगे उसके मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी बिल्कुल। एरे का क्वेश्चन आएगा, तो वही थोड़ा बहुत सिंटेक्स लिखा ना, टीचर इम्प्रेस हो जाएगा। एल्गोरिदम इतनी नीड नहीं है। बाकी किसी को पढ़ना है तो वो देखो पीपीटी में दे रखा है, वो पढ़ सकता है। अब देखो, डिलीशन मतलब एक मेरी कोई एरे दी है, मुझे उसमें से जैसे कोई एक एलिमेंट को हटाना है, तो मैं ये वाला 40 एलिमेंट हटाना है और मुझे ये एरे बनानी है, तो मेरी बन सकती है। डिलीशन भी पॉसिबल है ऑपरेशंस में। हाँ दीदी, तो कोई एक एग्जिस्टिंग डेटा एलिमेंट को डिलीट करना है, तो मेरा डिलीशन में आएगा। ठीक है, अब जैसे देखो, इसमें इन्होंने क्या करा, 30 को डिलीट कर दिया, 30 को डिलीट कर दिया, तो 40 ऊपर आ गया, 50 भी ऊपर आ गया, और एक मेरा जो स्पेस था वो खाली रह गया। ठीक है, खाली रह गया, तो वो मेरा डिलीशन में आता है। अब टू डायमेंशनल एरे में क्या होता है, m क्रॉस n होता है। m क्या होता है, m मेरा होता है रोज, n क्या होता है, n होते हैं मेरे कॉलम्स। ठीक है, अब देखो इधर, ये है मेरे रोज, 3 है मेरे रोज, 3 ही है मेरे कॉलम्स। मतलब मेरी 3 क्रॉस 3 की, सॉरी 4 हो गए ये, मेरी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। किसकी, सॉरी सॉरी, एक सेकंड देना। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी मेरी, ये ऐसे, ये मेरी मैट्रिक्स बन गई, A0, A1, A2। इधर भी आएगा A0, A1, A2। अगर मुझे इसमें एलिमेंट लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी कि A00 वाले पे, मतलब A0 का इंडेक्स, कॉलम का भी इंडेक्स तो मेरा 1 है, तो इधर मेरा 1 आएगा। A01 पे मैं लिखूंगी 2, तो इधर मेरा 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही मैं अपने एलिमेंट्स को ऐसे डिक्लेयर करूंगी टू डायमेंशनल एरे में। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और जो ये मैंने तुम्हें बताया कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो होंगे मैट्रिक्स को, यही मेरा ऑर्डर होता है। जो मैंने ये m क्रॉस n बताया था, ये मेरा ऑर्डर होता है एरे का। क्या होता है, ऑर्डर होता है एरे का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वही m क्रॉस n का ऑर्डर है। ठीक है दीदी,
और ये कंटिगुअस, वही कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में होगी। और इसके ना दो मेथड्स होते हैं, रो मेजर मेथड, कॉलम मेजर मेथड। ठीक है, देखो अब रो मेजर मेथड में क्या होता है कि ऑल फर्स्ट रो एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन एंड देन ऑल द सेकंड एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एंड सो ऑन। मतलब कि मेरी रो मेजर मेथड में क्या होता है कि मेरे जो फर्स्ट रो वाले एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंशली स्टोर हो जाते हैं मेमोरी लोकेशन में, फिर सेकंड रो के एलिमेंट्स मेरे जाके स्टोर होते हैं। ठीक है, फिर मेरे सेकंड रो के एलिमेंट्स जाके स्टोर होते हैं। जैसे देखो ये था मेरा फर्स्ट रो मेरी 0 0 0 थी, तो मेरे 0 0 वाले सारे एक साथ स्टोर हो जाएंगे, फिर 1 1 वाले स्टोर होंगे, फिर 2 2 वाले स्टोर होंगे। लेकिन कॉलम में क्या होगा, कॉलम में मेरे फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स जाके पहले स्टोर होंगे, फिर सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट्स स्टोर होंगे, जैसे 0 फिर 1 फिर 2। मतलब जैसे ये मेरी, सपोज करो ये था 0 1 2 0 1 2, तो ये मेरी रो है, ये मेरी रो है ना, ये सॉरी ये देखो ये मेरी रो है और ये मेरा कॉलम है। तो रो वाले पहले मतलब A00 A01 A02, ये रो हो गई। कॉलम क्या हो गई, A00 फिर A01 फिर A02, तो ये वाला कॉलम ऐसे मेरे स्टोर हो जाएंगे एलिमेंट्स। तो ये होते हैं मेरे दो टाइप, रो मेजर मेथड, कॉलम मेजर मेथड। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे कैसे, ए रो कॉलम, और कॉलम वाले को लिखेंगे ए कॉलम रो। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब वही एडवांटेजेस देख लेते हैं एरे के। एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स। मतलब हम मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं से, लेकिन वो होने, डिसएडवांटेज क्या है कि वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। लेकिन सपोज करो अब मेरे को, जैसे तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे आईक्यू पे नंबर चढ़ते हैं, तो वो तुम्हारा नाम भी होता है, नेम भी होता है। सपोज करो तुम सैम हो और तुम्हारे कुछ नंबर हैं, तो तुम्हारा कैरेक्टर भी है और नंबर भी है। तो तुम ये कैसे स्टोर करोगे, तो ये तो एरे में तो नहीं जाएंगे ना, मल्टीपल डेटा टाइप्स तो नहीं जाते, सिर्फ सेम टाइप के जाते हैं। मतलब जैसे 1 2 3 हो गया, मेरा कैरेक्टर नहीं जाएगा। तो ये मेरा एक कह सकते हैं एडवांटेज है कि वो मेरे मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर करा सकता है सेम टाइप के। ठीक है, और ये मेरा एरे जो है दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है, जैसे स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ्स, ये सब। टू डायमेंशनल एरेज जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं मेट्रिसेस को। और ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। वी नो इन एडवांस द हाउ मेनी एलिमेंट्स आर टू बी स्टोर्ड इन एलिमेंट इन एन एरे। अब मुझे पता है कि मेरे को कितने, एडवांस में ही पता होना चाहिए कि कितने मेरे एलिमेंट स्टोर होंगे। लेकिन सपोज करो मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं उसका साइज क्या दूंगी। मैं तो इतनी इतनी बड़ी, सपोज करो मैंने एरे का कोई साइज नहीं दिया। ठीक है, अब कोई साइज नहीं दिया तो वो बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा ना। तो लेकिन मेरा सपोज करो 5 तक ही बनेगा, मैंने 5 ही एलिमेंट डाले, लेकिन इसने तो कम से कम उसको बहुत सारी मेमोरी लोकेशन दे दी। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि ये समझ नहीं पाता कि मेरे को, जैसे मैंने 5 एलिमेंट दिए तो मैं 5 ही बनाऊं। अब बाद में मैंने इंसर्ट करे तो 5 तक ही बने, वो सारे फिर मेरे डिलीट हो जाए, नहीं, ये नहीं होता एरे में, ऑटोमेटिक डिलीशन नहीं होता। एरे इज स्टैटिक स्ट्रक्चर है, एक स्टैटिक स्ट्रक्चर है और फिक्स्ड साइज का एरे होता है। और मेमोरी विच इज एलोकेटेड टू एरे कैन नॉट बी इंक्रीज। जो भी मैंने मेमोरी एक बार एलोकेट कर दी, ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, वही फिक्स साइज का है, वही लिखा है। और कॉस्ट इफेक्टिव बहुत हो जाता है जब मैं इंसर्शन और डिलीशन करती हूँ। कोई जैसे सपोज करो मुझे 4 हटाना है, 3 हटाना है, तो मेरा कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। पहले मैं 4 को इधर खिसकाऊंगी, फिर 5 को इधर खिसकाऊंगी, कितना कॉस्ट बढ़ गया। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। अब ये सारे डिसएडवांटेज दूर करने के लिए मेरा पिक्चर में आता है स्टैक। क्या आता है, स्टैक। अब स्टैक क्या है, स्टैक मेरा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो मेरे एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है। अब इसके अंदर इंसर्शन वाले ऑपरेशन को मैं बोलती हूँ पुश। क्या बोलती हूँ, पुश। और डिलीशन वाले ऑपरेशन को बोलती हूँ पॉप। किसको बोलती हूँ, पॉप।
और ये मेरे एक ऑर्डर को फॉलो करता है जिसको मैं बोलती हूँ लीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फीलो को मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब देखो ऐसे बनता है मेरा स्टैक, कैसे बनता है ऐसे, ठीक है। सपोज करो मेरा स्टैक है 1 2 3 4 5 का, तो मेरा स्टैक हमेशा ऐसे ही बनता है। मेरा इंसर्शन जो है वो, मेरा पुश जो है वो हमेशा यहाँ से नीचे से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? डाउनवर्ड से। तो 1 मेरा इधर पुश हुआ, पुश करा दिया मेरे वाले को। फिर मेरा 2 पुश होगा, ठीक है दीदी करा दिया। फिर मेरा 3 पुश होगा, फिर मेरा 4 पुश होगा, फिर मेरा 5 पुश होगा। फिर अगर मेरे को सपोज करो पॉप कराना है, मेरे को एम्प्टी करना है, ये पूरा स्टैक एम्प्टी करना है, तो पहले हमेशा मेरा 5 डिलीट होगा, तो ऊपर वाला एलिमेंट डिलीट होगा, तो ये हट जाएगा मेरा। फिर ये हटेगा, फिर ये हटेगा, फिर ये हटेगा। इससे हमारी एक एम्प्टी वाली स्टैक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एम्प्टी वाली स्टैक बन जाएगी। देखो फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। और ये मेरा जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है, ये होता है मेरा टॉप। और ये होता है सबसे नीचे वाला, ये होता है मेरा नल। ठीक है, ये होता है मेरा नल। अब सपोज करो, देखो स्टैक का रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है? देखो स्टैक को हम इम्प्लीमेंट दो तरीके से कराते हैं, एरेज से और पॉइंटर से। ठीक है, अब देखो स्टैक का मतलब क्या है कि मेरे को एक के ऊपर एक चढ़ा के रखना है। जैसे ये वाला तुमने देखे होंगे, ये मेरे बीट्स हैं। तुमने अबैकस देखा है? अबैकस तो सबने देखा होगा। एक ऐसा होता है और उसके बीच ना ऐसे ऐसे लाइन वाइज में लगे होते हैं, ऐसे ऐसे लगे होते हैं। तो ये मेरा स्टैक का एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ के बैठा है, वो ये देखो। अब जैसे कॉइन्स हैं, ये भी मेरे स्टैक में है, ये भी मेरे स्टैक में है। अब तुमने, जब तुम लाइब्रेरी जाते हो, तुमने बुक्स भी देखी होंगी ना, बुक्स भी मेरी एक के ऊपर एक के ऊपर लगी होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे। तो वो भी मेरी स्टैक ऑफ बुक्स होती हैं। क्या होती है? स्टैक ऑफ बुक्स। समझ आ गई इतनी? आई होप इतनी तो समझ आ गई होगी। और मेरा स्टैक हमेशा ऐसे बनता है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट मेरा टॉप होता है, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट मेरा होता है नल। और मेरी हमेशा हमेशा इंसर्शन शुरू होती है नीचे से, हमेशा इंसर्ट मैं नीचे से करूँगी। लेकिन डिलीशन मेरी होती है टॉप से। डिलीशन कहाँ से होती है? टॉप से। अगर सपोज करो मेरा ये पूरा ही स्टैक खाली हो गया, पूरा ही स्टैक खाली हो गया, तो उसको भी एक नाम बोलते हैं। और पूरा ही भर गया तो उसका भी एक नाम होता है। दोनों अभी पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना समझ लो कि मेरे दो ऑपरेशन होते हैं, पुश पॉप। पुश का मतलब इंसर्ट कराना, इंसर्ट हमेशा मेरा नीचे से होता है। पॉप का मतलब मुझे डिलीट कराना, और डिलीशन हमेशा टॉप से होता है। ठीक है, देखो ये ऑपरेशंस लिखे हैं। स्टैक, इट क्रिएट्स अ न्यू स्टैक जो एम्प्टी होता है। जो जब भी मेरा स्टैक बनेगा वो हमेशा मेरा एम्प्टी होगा। मैं जब उसमें इंस्ट्रक्शंस दूंगी पुश या पॉप की, तब जाके मेरा कोई एलिमेंट पुश होगा या पॉप होगा। ठीक है, पुश का मतलब मैं पुश करा देती हूँ। सपोज करो इस टैग में मैंने पुश कराया 1, तो 1 जाके इधर पुश हो गया, तो ये ऐड कर देता है न्यू एलिमेंट को टू द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक से कर देता है। अब इट, पॉप का मतलब मेरा रिमूव करेगा टॉप एलिमेंट को। हाँ दीदी। पीक का मतलब मेरा रिटर्न करा देगा टॉप एलिमेंट को, लेकिन उसको रिमूव नहीं करेगा, वो होता है मेरा पीक। और इस एम्प्टी चेक करेगा कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है। और साइज का मतलब मेरे स्टैक का साइज निकाल के दे देगा कि मेरे स्टैक का साइज कितना है। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशंस थे मेरे स्टैक के। अब देखो स्टैक कंडीशंस क्या है। देखो अगर मेरा स्टैक फुल है, जैसे सपोज करो ये 9 8 7 6 5, तो मैंने ये सारे पुश करा दिए एलिमेंट्स, लेकिन ये तो मेरा स्टैक फुल हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि इधर 10 भी पुश हो, तो ये तो पुश नहीं हो सकता ना, क्योंकि मेरा स्टैक तो पूरा ही भर गया है। तो इस कंडीशन को मैं बोलती हूँ ओवरफ्लो ऑफ स्टैक। मतलब मेरा स्टैक ओवरफ्लो कर,
कर गया। अब जब तुम नहाते हो, तुमने सपोज करो टैप चलाया, ठीक है, सपोज करो ये टैप है, पानी जा रहा है। अब पानी जा रहा है और तुम ना चला के भूल गए, तो ओवरफ्लो हो जाती है ना बकेट। तो वही है कि अगर तुम किसी चीज़ को उसकी क्वांटिटी, किसी चीज़ को जो स्टोर करने की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में दोगे, तो वो ऑब्वियसली उसका डिसएडवांटेज होगे, वो ओवरफ्लो करेगी, वो अपने आप को उस चीज़ में रिटेन नहीं कर पाएगी ना। वही है, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल लो, अगर तुम सपोज करो तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तुम सारे फ्रेंड्स को एक जैसा लेके चलते हो, लेकिन वो फ्रेंड्स तुम्हें समझते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो मान जाएगा हर एक चीज़ में, मतलब वो तुम्हें यूज़ करते हैं। और तब तुम उनको बार बार चांस दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो, और तुम्हारा एक ऐसा पॉइंट आता है ओवरफ्लो वाला, या जो भी है एग्जैशरेशन वाला पॉइंट आता है कि तुम्हें लगता है कि अरे यार बस, अब नहीं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मेरी ये दोस्ती जाए भाड़ में, मैं नहीं यूज दूंगा। तो वही है, रियल लाइफ एग्जांपल में बता दिया कि मतलब उतना ही करो किसी के लिए जितना तुमसे वो चीज हो पाए। ठीक है, इतनी बात समझ गए? उतना ही करो जितना तुम कर पाओ और जितना तुमसे हो पाए, उससे ना ओवर करो ना उससे कम करो, साफ सीधी बात। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखते हैं। अब अगर मेरा स्टैक बिल्कुल ही खाली है, अब सपोज करो तुम्हारे दोस्त ही नहीं है, तो अब तो तुम पूरे खाली हो गए, तो टॉप मेरा नल है, टॉप मेरा क्या है, नल है ना। अब देखो स्टैक में होता क्या है, मेरा टॉप ये ना यहाँ पे होता है। सपोज करो मैंने पुश कराया, मेरे पास स्टैक है 10 20 30, तो मैंने पहले पुश कराया 10, ठीक है दीदी 10 पुश हो गया। अब मैंने पुश कराया 20, तो मेरा टॉप जो है ना वो +1 हो जाता है, टॉप मेरा +1 हो जाता है। तो टॉप का इंडेक्स मेरा इधर आ गया, इधर से हट गया। अब मैंने इंसर्ट करा 30, तो 20 से मेरा टॉप हट के 1 प्लस इंक्रीज हो गया, तो टॉप इधर आ गया। तो टॉप मेरा इंक्रीज करता है, पहले टॉप यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो टॉप मेरा सबसे ऊपर आ गया। लेकिन जब मेरा टॉप खाली है तो टॉप मेरा नल है, कोई है ही नहीं। इस कंडीशन को मैं बोलती हूँ अंडरफ्लो ऑफ द कंडीशन, अंडरफ्लो ऑफ स्टैक। तो मेरी दो कंडीशंस होती है, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब कि मेरा स्टैक भरा हुआ है लेकिन मैं तब भी एलिमेंट को पुश कराना चाह रही हूँ, तो वो कैसे होगा, तो वो मेरा ओवरफ्लो कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि मेरा स्टैक खाली है, तो वो मेरी अंडरफ्लो की कंडीशन है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब आते हैं पुश ऑपरेशन पे। देखो पुश का मतलब क्या है कि मेरे एलिमेंट्स को, जैसे देखो ये मेरा है एम्प्टी स्टैक, हाँ दीदी ये मेरा है एम्प्टी स्टैक, मैंने इसमें पुश कराया ए, हाँ दीदी पुश कराया, तो टॉप मेरा यहाँ था ए के पास। फिर मैंने पुश करा दिया बी, तो मेरा इधर टॉप +1 हो गया, हाँ दीदी टॉप अब बी पे आ गया, बी पे इंडेक्स आ गया। अब मैंने फिर +1 करा दूंगी क्योंकि मेरे को सी भी इंसर्ट कराना है, तो टॉप मेरा इधर आ जाएगा, हाँ दीदी। अब देखो यही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वन एलिमेंट और आइटम टू द स्टैक इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑपरेशन, जिसको मैं बोलती हूँ पुश ऑपरेशन। ठीक है, और वही नीचे ओवरफ्लो की कंडीशन लिखी है, अगर मेरा स्टैक भरा होगा और उसमें स्पेस नहीं होगी कि वो उसको दूसरे जो भी मेरे को गिवन एलिमेंट है उसको एक्सेप्ट कर पाए, तो वो मेरी ओवरफ्लो स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ओवरफ्लो ऑपरेशन का एल्गोरिदम क्या है, देखो पुश स्टैक, फिर उसका टॉप, साइज, आइटम। ठीक है, अब देखो स्टेप 1 क्या है, अगर मेरा टॉप n एलिमेंट होगा, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, मेरा टॉप n का मतलब क्या है, मेरा साइज। अगर मेरा टॉप मेरे साइज के बराबर है, मतलब साइज मेरा सपोज करो 5 है, इसके बराबर है, और मैं उसके अंदर कोई एलिमेंट, मतलब ये मेरी ओवरफ्लो चेक करने की कंडीशन है, अगर मेरा टॉप मेरे साइज के बराबर होगा तो मेरा प्रिंट करा देना स्टैक इज फुल, स्टैक फुल है और ओवरफ्लो है, अगर बाई चांस मैं कोई और एलिमेंट पुश कराना चाह रही हूँ तो। फिर मैं एग्जिट कर दूंगी। फिर एंड इफ, अगर मेरे अगर ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, तो मैं स्टेप 2 पे आऊंगी और मैं टॉप को +1 करा दूंगी,
मतलब मेरा टॉप प्लस वन हो जाएगा, उसमें इंसर्ट हो जाएगा। फिर जो भी मेरा एलिमेंट था स्टैक के टॉप वाले उसमें साइज में या फिर इंडेक्स में मेरा आइटम को उसको असाइन कर दो, तो मेरा आइटम में जाके स्टोर हो जाएगा और रिटर्न करा दो। देखो दोबारा बताती हूँ, अगर तुम वही इसकी वही कंडीशंस वाला हिसाब है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे 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 अरे, देखो क्या होता है, एक मिनट। देखो हम थे यहाँ पर, स्टैक पे थे। इसका बता रही थी कि देखो मैं इसका इरेज ऑल लिंक तो नहीं कर सकती। देखो बताती हूँ, सपोज करो मेरे पास एक स्टैक है, मैंने उसमें पुश करा दिया वन, फिर पुश करा दिया टू, फिर पुश करा दिया थ्री, फिर पुश करा दिया फोर, फिर पुश करा दिया फाइव। अब मेरा स्टैक भर गया। अब मैं इसका एल्गो कैसे लिखूंगी? मैं पहले चेक करूंगी क्या मेरा स्टैक भरा हुआ है। इफ टॉप इक्वल टू मेरा साइज एन ऑफ दिस, तब मैं प्रिंट करा दूंगी कि मेरा स्टैक भरा हुआ है, स्टैक इज फुल और ओवरफ्लो। फिर मैं एग्जिट हो जाऊंगी। अब एक और स्टैक लो, सपोज करो वन और टू। अब मेरी ये स्टैक खाली है। अगर ये मेरी स्टैक खाली है तो इसमें मैं अपना पुश करा सकती हूँ, दूसरा तीसरा थर्ड एलिमेंट में पुश करा सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, टॉप टॉप मेरा इधर था ये वाली स्टैक में, तो टॉप प्लस वन कर दूंगी, तो इधर आ जाएगा मेरा टॉप। अब इस टॉप में मेरा जो भी एलिमेंट था, थ्री एलिमेंट था, तो मैं इस स्टैक वाले टॉप वाले इंडेक्स में थ्री को स्टोर करा दूंगी और रिटर्न करा दूंगी, तो ये बन जाएगी मेरी स्टैक, है ना। तो वही है जो तुमने इसकी अंडरफ्लो और ओवरफ्लो वाली कंडीशंस देखी, उसी को ही एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू अपने एल्गोरिथम को बनाया ना। ऐसे बनता है पुश ऑपरेशन का एल्गोरिथम। रटने हैं सारे एल्गोरिथम, क्योंकि बिना रटे कोई काम नहीं होना। अगर तुम समझ रहे हो, मैंने इतने बढ़िया तरीके से समझाया है, तुम्हें समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, रटना नहीं पड़ेगा। अब आता है पॉप ऑपरेशन। पॉप में क्या है कि मुझे डिलीट कर रही हूँ, जैसे मेरा टॉप था सी, अब जैसे मैंने पॉप कराना है, पॉप कराऊंगी। देखो पॉप पॉप वाले फंक्शन में मैंने कोई एलिमेंट नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि मैं एक ऑपरेशन लगाऊंगी पॉप का तो मेरा हमेशा जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वही हटेगा। तो सी हट गया। अब मैं बी को पॉप करा दूंगी तो ए बचा। ये बन गई मेरी एम्प्टी स्टैक। क्या बन गई? एम्प्टी स्टैक। अब देखो एल्गोरिज्म जो पुश का था और पॉप का बहुत सिमिलर है, बस इसमें तो एक कंडीशन चेक करनी होगी अंडरफ्लो वाली, कि अगर मेरा टॉप जीरो टॉप मेरा जीरो है, या फिर इधर लिख सकते हो टॉप इक्वल टू नल, ये भी लिख सकते हो और करके, मतलब दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, टॉप जीरो या टॉप नल। तो मैं प्रिंट करा दूंगी जो मेरा स्टैक है वो मेरा क्या है, एम्प्टी है और ओवरफ्लो कर रहा है, सॉरी अंडरफ्लो कर रहा है, ठीक है, और एग्जिट करा दूंगी। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगी, अपने आइटम को स्टॉक वाले पे स्टोर कर दूंगी। तो जो मेरा ये है आइटम को स्टैक वाले जो भी था मेरा टॉप उस पे स्टोर करा दूंगी, जो था मेरा, जैसे टॉप मेरा इधर था तो मैंने इधर करा दिया 10 स्टोर। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगी, टॉप को, सॉरी एक मिनट, देखो, हम्म, एक मिनट रुको, एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। आ, देखो इरेज और लिंक, तो देखो ये था मेरा स्टैक, ठीक है। अब ये है मेरा स्टैक, ये है मेरी अंडरफ्लो, खाली पड़ा है मेरा, क्या है, नल। तो टॉप मेरा नल है, हाँ दीदी टॉप मेरा नल है। अब मेरे को इसमें पुश कराना है, सपोज करो पुश कराना है 10, 10 पुश कराना है, हाँ दीदी 10 पुश कराना है। तो अब मैं 10 पुश कराऊंगी, फिर उसके बाद मैं अपने टॉप को टॉप माइनस वन कर दूंगी, क्योंकि मेरा जो भी 10 एलिमेंट जाएगा वो जाके स्टोर हो जाएगा टॉप में। फिर टॉप को टॉप माइनस वन कर दूंगी और रिटर्न करा दूंगी। क्या करूंगी,
रिटर्न करा दूंगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई? हाँ दीदी समझ आई। उसमें हमने इंक्रीमेंट करा था टॉप को, इधर मैं डिक्रीमेंट करूंगी। ठीक है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है पुश और पॉप वाले ऑपरेशन में। अब पीक का मतलब क्या था कि वो वाला एलिमेंट मेरे को पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट क्या है, लेकिन मैं उसको डिलीट नहीं करूंगी। क्या है, प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टॉप एलिमेंट को मेरे को रिटर्न दे देगा, लेकिन मैं उसको स्टैक में से रिमूव नहीं करूंगी। ठीक है, पॉप ऑपरेशन नहीं लगाऊंगी। ठीक है, अब देखो, टॉप अगर मेरा टॉप नल के बराबर है तो मेरा अंडरफ्लो चेक होगा और पता लग जाएगा स्टैक मेरा एम्प्टी है। ठीक है, तो मेरा रिटर्न करा देना कि स्टैक टॉप, और मेरा जो भी टॉप एलिमेंट है उस पे आ जाना और मेरे को एग्जिट कर देना, क्योंकि मेरे को इसमें टॉप का एलिमेंट को ही रिटर्न कराना है। क्या करना है, टॉप एलिमेंट को ही रिटर्न कराना है। ये था मेरा पीक ऑपरेशन में। इतनी बात समझ आ रही है? अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक्स। कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है? बैक ट्रैकिंग, फिफ्थ सेम में पढ़ोगे बैक ट्रैकिंग डा सब्जेक्ट में, कि बैक ट्रैकिंग क्या होती है। अभी के लिए होल्ड पे रखो कि मेरा स्टैक यूज़ होता है क्विक सॉर्ट में, रन टाइम मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट में, टावर ऑफ हेनॉय को सॉल्व करने में, और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने में। तो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, पढ़ लेना। वही इनफिक्स्ड एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में भी काम आता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। देखो, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये तुम्हारा 5 नंबर में तो पक्का ही पक्का आता है, मिड टर्म में पक्का आता है। तो देखते हैं एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन मेरा कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है मेरा क्या, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑपरेंट क्या होते हैं? ऑपरेंट मेरे होते हैं जैसे कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये सारी चीज़ें हैं। ऑपरेटर्स क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सेट्रा। तो ये सारे मेरे होते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, अब मेरे एक्सप्रेशन भी ना 3 टाइप के होते हैं, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स। इनफिक्स में क्या होता है कि मेरा जो ऑपरेटर है वो मेरे बीच में आता है, वो होता है मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में मेरा जो भी ऑपरेटर है वो लास्ट में आता है। प्रीफिक्स में मेरा जो भी ऑपरेटर है वो मेरा पहले आता है। ठीक है, इनफिक्स मतलब बीच में सैंडविच्ड है, पोस्ट फिक्स मतलब नाम से बता रहा है पीछे है, प्री मतलब पहले है। तो ये होते हैं मेरे 3 एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब इसका सवाल कैसे आता है, जैसे ये है। अब मेरे को ये दिया है कि इनफिक्स में मेरे को ये वाला एक्सप्रेशन दिया है, ए प्लस बी माइनस डी इंटू ई माइनस ए बाय सी का ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं तुम्हें समझाने के लिए एक बनाऊंगी स्टैक। इसमें क्या होता है, जो भी मेरे ब्रैकेट हैं ये सारे इनपुट होते हैं, मतलब जो भी मेरा ब्रैकेट है ये मेरे इसमें जाएगा। तो मेरा पुश मैंने किया, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट पुश करा दिया, फिर मैंने पुश कराया ये वाला ब्रैकेट। ठीक है दीदी, अब मैंने पुश कराया अपने स्टैक में ए। हाँ दीदी करा दिया, ए ए करा दिया। तो मेरा स्टैक में और मेरे इधर एक आउटपुट वाला भी बनेगा। इधर मैं आउटपुट वाला लिखती हूँ, तो इधर मैं लिख लूँगी अपना ए। ठीक है दीदी, अब आया मेरा प्लस। अब मेरा क्या आया, प्लस। ठीक है दीदी, प्लस भी मेरे स्टैक में चला गया। अब आते हैं मेरे ब्रैकेट दो फिर से। हाँ दीदी, 2 ब्रैकेट फिर से आ गए मेरे। ठीक है, अब आता है मेरा बी। हमेशा याद रखना जो भी मेरे कांस्टेंट्स आएंगे वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कोई ऑपरेटर आएगा तो उससे मेरा वो डिवाइड मतलब अलग हो जाएंगे, लेकिन इधर तो मेरा कुछ नहीं आया, तो इधर बी मेरा एज इट इज आ गया और बी इधर आ गया। ठीक है, और इधर से मैं इसको अब हटा सकती हूँ। क्या करती हूँ, क्योंकि मैंने लिख दिया है अपने ऑपरेटर में भी, तो मैं इसको हटा सकती हूँ। हाँ दीदी बिल्कुल हटा सकते हो। इधर से बी हट गया, इधर से मेरा ए हट गया। ठीक है, अब क्या आएगा, अब आएगा मेरा ये जो मेरा प्लस था ये मेरा ए की जगह आ जाएगा। हाँ दीदी, और 2 ब्रैकेट मेरे ऐसे आ जाएंगे। हाँ दीदी ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई। अब दीदी मेरा आ रहा है मल्टीप्लाई का ऑपरेटर। क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर। हाँ दीदी, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर तो आ रहा है। अब क्या होगा, मेरा
हमेशा याद रखना, सॉरी, ये पावर वाला और परसेंटेज की मेरी प्रेसिडेंस हमेशा हाई होती है, प्लस माइनस की सेम होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की सेम होती है, लेकिन पावर परसेंटेज के बाद ये मेरी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होते हैं, और इसके लोवेस्ट में आता है मेरा मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस इससे नीचे आते हैं, लेकिन इन दोनों की होती सेम ही है, सेम ही प्रेसिडेंस होती है। अगर दीदी इन दोनों की सेम प्रेसिडेंस होती है, अगर मेरा ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, तो मेरे को पॉप कौन सा कराना है स्टैक से? तो तुम पॉप कराओगे जो तुम्हारा स्टैक में ऑलरेडी एक ऑपरेटर है, उसके ऊपर एक और ऑपरेटर आ गया। सपोज करो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी था लेकिन तुम्हारा डिवाइड भी आ गया, तो तुम पहले स्टैक में से तुम्हारे ये वाला था, तो ये वाला तुम ऐसे अपने आउटपुट में पुश करा दोगे, ठीक है, सॉरी पॉप करा दोगे, तुम्हारे स्टैक से वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझे? आई होप इतनी बात समझ आई होगी, समझे हो ना इस बात को? अब देखो, अब मेरा ऑपरेटर आ रहा है ये, देखो मैं ये वाला एग्जांपल भी ले सकती हूँ, बट मैंने ये तुम्हें ये समझाने के लिए बताया था कि मैं ऐसे ऑपरेटर्स को भी ऐसे स्टैक में बनाऊंगी। तो ये वाला जो इनफिक्स वाला पार्ट है, ये वाला तुम एक बार ट्राई करके देखना, लेकिन मैं ये वाला तुम्हें कोशिश कराऊंगी ये वाला करने की, ठीक है। तो देखते हैं, देखो मैंने सिर्फ ये बताने के लिए बताया था कि स्टैक में कैसे जाएंगे और प्रेसिडेंस कैसी थी, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे एक बार ये वाला एग्जांपल जो मुझे ये दिया है। देखो ये क्या दिया है, ब्रैकेट a प्लस बी, फिर इसका, फिर c, फिर d मल्टीप्लाई बाई e, ये मुझे इनफिक्स में दिया है। अब मैं क्या बनाऊंगी, एक स्टैक बनाऊंगी, इसमें मैंने पहले पुश कराया मेरा ब्रैकेट, फिर पुश हुआ मेरा a, हाँ दीदी। अब इधर मैं आउटपुट का भी लिखूंगी कि मेरा पोस्ट फिक्स से जो भी है मेरा, वो इनफिक्स से मुझे पोस्ट फिक्स में करना है। किस में करना है? इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करना है। तो अब दीदी बताओ क्या होगा? देखो, अब इधर मेरा ए इन आउटपुट में मैं प्रिंट करा दूंगी, क्योंकि ऑपरेटर मेरा हमेशा मेरा स्टैक में भी जाएगा और आउटपुट में भी आएगा। तो दीदी मैंने इसको आउटपुट तो करा दिया, तो ठीक है, इसको स्टैक से हटा दो क्योंकि मैंने पॉप करा दिया इसको यहाँ से। हाँ दीदी पॉप करा दिया, बिल्कुल सही बोला आपने। अब अगला ऑपरेटर आया मेरा प्लस, प्लस को फिर मैंने पुश करा दिया, ठीक है दीदी। अब दीदी आया बी, बी क्या है मेरा? ऑपरेंट। अब मैं बी को इसमें आउटपुट में भी लिखूंगी, हाँ दीदी क्योंकि ऑपरेंट है। तो बी को मैंने यहाँ से पुश करा दिया, पुश करा दिया। अब मेरा बी इधर आ गया, हाँ दीदी बिल्कुल सही बोले। अब मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया। क्या हुआ, मेरा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। हमेशा याद रखना, अगर मेरा बाई चांस ब्रैकेट क्लोज हो जाता है तो उस एक्सप्रेशन को मुझे ख़त्म करना होता है। तो अब मैं क्या कराऊंगी, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया तो मतलब मेरी ये चीज़ ख़त्म हो गई, तो इसके बीच में जो भी मेरा कोई भी ऑपरेटर आ रहा होता है तो उसको भी मैं पुश करा देती हूँ। इसको मेरे को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा ब्रैकेट ख़त्म हो गया, ये मेरा एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया। तो ए बी के बाद मेरा प्लस जुड़ जाएगा, क्या होगा, प्लस को भी मैंने पॉप करा दिया। अब मेरा स्टैक खाली हो गया, हाँ दीदी हमारा स्टैक तो अब खाली हो गया क्योंकि मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो मेरा एक्सप्रेशन खत्म हो गया, तो मुझे वो पॉप तो कराना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं, अब आता है मेरा डबल ब्रैकेट है क्या? इधर एक और ब्रैकेट होगा, डबल ब्रैकेट है शायद। अभी भी मेरा एक ब्रैकेट है इसमें, ठीक है, ये एक ब्रैकेट है मेरा इसमें। अब मेरा पुश क्या होगा, मेरा ये क्या क्या बोलते हैं, पावर वाला ऑपरेटर, ठीक है। फिर मेरा आएगा सी, ठीक है दीदी सी भी आ गया हमारा, समझ गए। अब है मेरा माइनस, अब क्या है मेरा माइनस। अब मुझे पता है मेरे माइनस की जो भी प्रेसिडेंस है वो मेरे पावर वाले से कम होती है ना, कम होती है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, जो हायर प्रेसिडेंस वाले के ऊपर तो मैं नहीं लगाऊंगी ना माइनस को। अब मैं क्या करूँगी, जो हायर प्रेसिडेंस वाला पावर वाला है उसको पॉप करा दूंगी, क्या करूँगी, पॉप करा दूंगी, तो इधर मेरा माइनस आ जाएगा, ठीक है दीदी, इधर हमने ये पॉप करा दिया। अब माइनस के बाद मेरा एक और ब्रैकेट था, ठीक है दीदी ये भी पुश हो गया। अब है मेरा डी, डी को मैंने इधर भी लिखा और उधर भी लिखा, मैं लिख नहीं रही हूँ।
फिर मैंने अब आया मेरा इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन, अब आया मेरा क्या, मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, हाँ दीदी मल्टीप्लिकेशन भी मैंने इधर पुश करा दिया। अब आया मेरा ई, हाँ दीदी ई, लेकिन अब मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया। क्या हुआ, मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो ये वाला एक्सप्रेशन मतलब मेरा खत्म हो गया। हाँ दीदी ये वाला एक्सप्रेशन खत्म हो गया, तो मुझे मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर को भी इधर पॉप कराना पड़ेगा। बिल्कुल दीदी, ऑपरेटर को पॉप तो कराना ही पड़ेगा आपको। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा ब्रैकेट खत्म हो गया उसको मैं स्टैक से पॉप करा दिया। हाँ दीदी, तो ये हट गया। बिल्कुल दीदी। अब आया मेरा माइनस था, अब उसके ऊपर दीदी आ रहा है मेरा नेगेटिव। अब उसके ऊपर आ रहा है, देखो हमेशा याद रखना, अगर मेरे हायर वाले के ऊपर कोई लोअर वाला आ रहा है तो हायर वाला मेरा पॉप हो जाएगा, हायर वाला क्या होगा, पॉप हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा लोअर वाले के ऊपर हायर आ रहा है तो वो मेरा हायर वाला, जो ये हायर वाला है, हायर वाला एज इट इज प्रिंट करा दूंगी। हायर वाला उसके ऊपर, हायर वाले को मैं उसके हायर वाले को उसके ऊपर, उसके ऊपर रख सकती हूँ। क्या करती हूँ, रख सकती हूँ। लेकिन लोअर मतलब जिसकी प्रेसिडेंस कम है उसको हायर वाले के ऊपर नहीं रख सकती। कॉमन सेंस, हायर लोअर वाले के ऊपर हायर रख सकती हूँ। तो इधर था डिवाइड, ठीक है। अब मेरा डिवाइड वाला इधर पुश हो जाएगा। हाँ दीदी बिल्कुल पुश हो जाएगा, तो मैंने इधर पुश करा दिया अब डिवाइड वाला भी। और इधर मेरा आ गया एफ, हाँ दीदी इधर आ गया एफ। अब इधर मेरा ब्रैकेट क्लोज भी हो रहा है। हाँ दीदी ब्रैकेट क्लोज भी हो रहा है, तो मैंने ब्रैकेट क्लोज भी लगा दिया। अब मैंने बताया है, अगर मेरा ब्रैकेट क्लोज हो रहा है मतलब एक फंक्शन मेरा खत्म हो गया, तो मेरे जितने ऑपरेटर हैं उनको मुझे पॉप कराना पड़ेगा। तो पहले क्या पॉप होगा, ये, फिर ये। तो ये मेरा बन जाएगा इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इतनी बात समझ आई कि जो भी मेरा अगर कोई ब्रैकेट में आ रहा होगा तो उसको मुझे पॉप कराना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज मतलब मेरा पूरा फंक्शन खत्म, तो पॉप कराऊंगी। और अगर मेरा हायर प्रेसिडेंस वाले के ऊपर लोअर प्रेसिडेंस आ रहा है तो हायर वाला मेरा पॉप हो जाएगा। लेकिन वेयर एज अगर लोअर वाले के ऊपर हायर आ रहा है तो वो मेरा पुश हो जाएगा, हायर वाला उसके ऊपर। ठीक है, इतनी बात समझ आई, हाँ दीदी समझ गए। अब इसके थोड़े पीवाईक्यू में हम देखेंगे, ऑब्वियसली हम देखते ही हैं कि हम वन शॉट खत्म होने के बाद पीवाईक्यूज देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, तो वो भी देखेंगे। इसके बहुत क्वेश्चन आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करके जाना, ठीक है। अब आ गया, अब आते हैं क्यू पे। अब क्यू क्या होती है, क्यू किस में आ रही है, क्यू दीदी आ रही है मेरी किस में, लीनियर नॉन लीनियर, इतना राम का तो पता ही, लीनियर में आ रहा दीदी। देखो अब क्यू क्या है, क्यू मेरा एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स का। क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है आइटम्स का। वेयर एन एलिमेंट वेयर एन एलिमेंट आइटम जो है वो मेरे रेयर से इंसर्ट होती है। किससे, रेयर से। देखो ये रहा एग्जांपल, देखो रेयर मेरा होता है सबसे लास्ट में। क्या है, रेयर मेरा है, देखो ऐसे बनती है मेरे एरे की तरह ही क्यू। क्यू का मतलब क्या हुआ, रियल लाइफ एग्जांपल में हम देखें तो क्यू का मतलब क्या हुआ, एक लाइन। क्यू का मतलब क्या, क्यू का मतलब दीदी एक लाइन, जैसे हम भंडारा या कहीं खड़े होते हैं तो वो क्यू होती है ना, वही। तो क्यू में देखो, क्यू में सबसे पहले रेयर का मतलब, देखो अब सपोज करो तुम मेट्रो, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हो, तुम मेट्रो स्टेशन गए हो, ठीक है। अब बहुत सारे बंदे खड़े हैं, तो जो नया बंदा आता है वो तो लास्ट में जाके खड़ा होता है ना लाइन में, और सबसे पहले जो फ्रंट वाला आता है वो डिलीट होता है, ऐसे ही होता था। इंसर्ट मेरा रेयर से होगा, मतलब लास्ट वाले में मेरा इंसर्ट होगा, और सबसे पहले वाला जिसका मेरा काम हो जाएगा या रिचार्ज हो जाएगा, या हो जाएगा मतलब मेट्रो टिकट हो जाएगी, तो वहां से हटेगा और नया बंदा यहाँ इंसर्ट होगा लास्ट में। क्यूज एक वही लाइन वाला कि हम, देखो सपोज करो हम ये मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, और हमने ना एग्जिट लेनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे लाइन में खड़े हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली एक जाएगा, तो ऑब्वियसली या ये लाइन है तो यहीं पड़ेगी ना, लाइन में तो सारे खड़े होके तभी तो एग्जिट ले पाएंगे। तो
फर्स्ट वाला एग्जिट लेगा तभी तो आगे क्यू बढ़ेगी। तो वही मतलब है, ये यहाँ से क्या होता है मेरा फर्स्ट से डिलीट, और ये यहाँ से होता है मेरा इंसर्ट। समझ आई? रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताया कि ऑब्वियसली कोई तुम्हारे आगे बंदा खड़ा होगा तो तुम आगे जाओगे फिर एग्जिट लोगे, ऐसे ही तो चलेगा ना। लाइन में सबसे पीछे खड़े होगे ना, ऐसे तो नहीं बीच में कहीं पे भी घुस जाओगे। तो वही क्यू का हिसाब है। क्यू क्या है? क्यू एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है जहाँ पे हमारी आइटम इंसर्ट हो सकती है एक एंड पे, जिसको हम रियर एंड बोलते हैं। तो ये इंसर्ट वाला क्या हो गया मेरा? पीछे वाली जगह हो गई मेरी रियर एंड। और जहाँ से रिमूव होगा वो हो गया मेरा फ्रंट। डिलीट जहाँ से होगा ये है मेरा फ्रंट। ठीक है। क्यू जो है वो फीफो को फॉलो करता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये वाले प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो ये मेरा क्यू होता है। ठीक है। इन क्यू ओनली टू ऑपरेशंस आर अलाउड, एन क्यू डी क्यू। एन क्यू मतलब वही इंसर्ट करना, डी क्यू मतलब डिलीट करना। एन क्यू मीन्स टू वही इंसर्ट एन एलिमेंट इन टू बैक ऑफ द क्यू। डी क्यू मतलब वही रिमूव करना मेरे फ्रंट आइटम को। जो भी मेरा देखो इसमें भी एग्जांपल लिया हुआ है इन्होंने। द पीपल स्टैंडिंग इन अ रेलवे रिजर्वेशन रो आर एन एग्जाम्पल ऑफ क्यू। अब देखो क्यू को दो टाइप से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एरे से और पॉइंटर से। ठीक है। एरे को हम क्यू को हम दो टाइप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एरे से और पॉइंटर से। तो अब देखो थोड़ा सा जूम इन करते हैं इसको। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे जूम इन करना है। देखो एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर क्यू। देखो ये है मेरा फ्रंट, ये है मेरा रियर, दोनों को मैंने -1 लिया है। और ये है मेरी क्यू एरे की मेमोरी में। ठीक है। कितनी बात समझ आ रही है? अब फ्रंट देखो -1 इसलिए लिया है क्योंकि मेरा अभी अरे में कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है। अरे में कोई एलिमेंट नहीं है। अब मेरा फ्रंट 0 है और रेयर 4 पे है। इधर देखो हमारा फ्रंट 0 पे है, देखो पहला एलिमेंट 5 0 पे है, 4 रेयर पे है जो 9 9 मेरा रेयर पे है। ठीक है। फ्रंट पे देखो इधर मेरा फ्रंट है 2 पे, मतलब पहला एलिमेंट 2 पे 12। ठीक है। फ्रंट मेरा 2 पे है और 9 जो मेरा रेयर है वो 4 पे। लास्ट एलिमेंट मेरा यही है और 2 पे मेरा फ्रंट है। ठीक है। अब देखो ये तो था मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्यू इन मेमोरी। अब मेमोरी में मेरा क्यू का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? देखो फ्रंट इधर है, रेयर इधर है। ठीक है। अब क्या होता है, ये मेरी लिंक लिस्ट होती है। किसके थ्रू है ये? मेरी लिंक लिस्ट के थ्रू। कि ये है मेरा 12। अब ये वाला एक मेरा कंटेनर है, ये वेरिएबल है, उसके नेक्स्ट वाले कंटेनर में मेरे नेक्स्ट आइटम का एड्रेस स्टोर है। तो वो ये इसको बोलते हैं हम नोड्स। ये मेरी नोड्स है। क्या है? नोड्स। तो 12 के बाद ये वाले बक्से में मेरे 8 का एड्रेस है जो इसको ये वाले कंटेनर के साथ कनेक्ट कर रहा है फर्स्ट वाले कंटेनर को। ठीक है। ऐसे ही सो ऑन, ये मेरी मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है। अब अगली स्लाइड पे आते हैं। टाइप्स ऑफ क्यूज कितनी होती हैं? कितने टाइप की क्यू होती हैं? मेरी 4 टाइप की क्यू होती है। सिंपल, सर्कुलर, प्रायोरिटी, डी क्यू। डी क्यू मतलब डबल एंडेड क्यू। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी है डबल एंडेड क्यू। ठीक है। अब देखो सिंपल क्यू में क्या होता है? सिंपल क्यू में कुछ नहीं होता। सिंपल क्यू में क्या है? ऐसे जैसे मैंने एरे बनाई वैसे ही बनेगी। स्टार्टिंग का मैंने क्या बताया था? फ्रंट होता है। और एंड का क्या बताया था? ये रेयर होता है, यही बताया था। इधर से मेरा क्या होता है? डिलीशन। और इधर से मेरा क्या होता है? इंसर्शन। इतनी बात समझ गए? इधर से मेरा डिलीशन होता है, इधर से मेरा इंसर्शन होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। इन सिंपल क्यू इंसर्शन अकर्स एट द रेयर एंड ऑफ द लिस्ट। इंसर्शन जो है वो मेरा
रेयर ऑफ द लिस्ट से होता है और डिलीशन मेरा फ्रंट एंड ऑफ द लिस्ट से होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब आते हैं सर्कुलर क्यू में। एकदम सर्कल की तरह बनती है मेरी सर्कुलर क्यू, ऐसे होती है लाइक दिस। ठीक है, जैसे इसमें बनी है। इधर मेरा इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समथिंग। इधर होता है मेरा 10 20 30 40 समथिंग लाइक दिस। तो सर्कुलर क्यू में क्या होता है? अ सर्कुलर की क्यू इज अ क्यू इन विच ऑल नोड्स आर ट्रीटेड एज सर्कुलर, जैसे ये, सच दैट लास्ट नोड जो है ये है मेरी, सॉरी ये है मेरी लास्ट नोड, ये मेरी फर्स्ट नोड को फॉलो कर रही है। इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी दीदी। अब प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है दीदी? अब प्रायोरिटी में क्यू क्यू में क्या होता है, नाम से बता रहा है कि क्या है, दैट कंटेन्स आइटम्स दैट हैव सम प्रेजेंट प्रायोरिटी, जिसके पास कुछ प्रेजेंट प्रायोरिटी होती है वो मेरी प्रायोरिटी क्यू होती है। ठीक है, एन एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड, या तो एक एलिमेंट उसमें इंसर्ट होगा या रिमूव होगा कोई भी पोजीशन से, हम वो इस उसकी प्रायोरिटी पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, उसकी प्रायोरिटी पर ही डिपेंड करेगा। अब देखो, अब जैसे ये है 1 2 1 1 1 2, ठीक है, ये है मेरा फ्रंट। क्या है ये? मेरा फ्रंट। इधर भी मेरा 3 है। ठीक है, ये 3 है। अब मेरे को क्या कराना है, मेरे को इंसर्ट कराना है 3। मेरा 3 इधर ही होगा इंसर्ट, इधर ही आएगा ना, 1 2 3 के बाद ही आएगा, इधर ही आएगा ऑब्वियसली। हाँ दीदी इधर ही आएगा, तो इधर इंसर्ट करा दूंगी। ठीक है, अब मेरे को अगर क्या करना है, डी क्यू करना है, मतलब इसको यहाँ से हटाना है, तो मेरा फ्रंट वाला ही हटेगा, तो यही यहीं से हटेगा ऑब्वियसली। यही यही होता है ना क्यू में, कि मेरा रेयर साइड से ऐड होता है और फ्रंट साइड से रिमूव होता है, यही होता है ना, बस वही है। अब डी क्यू मतलब डबल एंडेड क्यू, मतलब दोनों तरफ से इंसर्शन डिलीशन हो सकता है, फ्रंट एंड से भी रेयर एंड से भी, मतलब इट इज अ क्यू इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस एट द सेम एंड्स। दोनों तरफ से मेरा इंसर्शन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है। ठीक है, अब ऑपरेशंस देखो क्या होते हैं। क्यू मतलब एक न्यू क्यू बनानी है जो एम्प्टी है। एन क्यू मतलब कुछ क्यू में कोई एलिमेंट्स ऐड करना। डी क्यू मतलब उस क्यू में से कोई एलिमेंट्स डिलीट करना। इज एम्प्टी मतलब चेक करना कि मेरी क्यू एम्प्टी है या नहीं है। साइज मतलब इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स इन द क्यू, मेरे आइटम्स जितने भी क्यू में है वो बता देता है। अब आता है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्यू। देखो, एरे के थ्रू मेरी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। क्यू को हम मेमोरी में एरे, लीनियर एरे की तरह भी मैंने जैसे समझाया वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ना ये कुछ पॉइंट लिखे हैं, मैंने पीछे समझा दिया है, एक बार इसको रीड आउट कर लेना। ये वही है क्यू वाला जो बताया था, एक बार इसको देख लेना। अब आते हैं इसके एल्गोरिदम पे। अगर क्यू में कुछ इंसर्ट हो रहा है तो उसको हम एन क्यू ऑपरेशन बोलते हैं, है ना। तो उसका एल्गोरिदम क्या होगा, अगर मेरा रेयर n-1 हुआ तो चेक करो ये मेरा ओवरफ्लो है। ऑब्वियसली 0 1 2 से ही तो शुरू हो रहा था मेरा। अगर मेरा वो n-1 मतलब साइज -1 के बराबर है तो मेरा ओवरफ्लो होगा। तो प्रिंट करा देना क्यू इज फुल और ओवरफ्लो। ठीक है दीदी। अगर मेरा फ्रंट लास्ट अगर मेरा नल हुआ तो चेक करो कि क्या ये मेरी क्यू एम्प्टी है, चेक करना है। और फ्रंट को -1 कर दो, रेयर को -1 कर दो, एल्स रेयर को कर दो रेयर इक्वल टू रेयर +1, रेयर को एक बढ़ा दो। ठीक है, फिर क्या करना, उस रेयर में उस आइटम को डाल देना और रिटर्न करा देना। देखो, ये जो क्यू की एल्गोरिदम है बिल्कुल एज इट इज स्टैक की तरह ही है। अगर तुमने स्टैक का अच्छे से समझ लिया और क्यू का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो तुम ये अपने आप बना लोगे। हम्म अब आती है डी क्यू की। अब डी क्यू में क्या होता है कि फ्रंट अगर मेरा नल के बराबर है तो मैं प्रिंट कराऊंगी क्यू इज एम्प्टी और अंडरफ्लो, फिर एग्जिट कर दूंगी। फिर इस क्यू में जो आइटम मेरी होगी वो मेरी क्यू फ्रंट के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अगर मेरा फ्रंट रेयर के बराबर है तो इसका मतलब
मेरी क्यू में एक ही एलिमेंट, हाँ दीदी एक ही एलिमेंट है, तो मैं क्या कर दूंगी, फ्रंट को नल कर दूंगी, रेयर को भी नल कर दूंगी, एल्स फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस वन और रिटर्न करा दूंगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब आगे देखो एप्लीकेशंस ऑफ क्यू में क्या होता है, सिमुलेशन होती है, वेरियस फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, प्रिंटर सर्वर रूटीन्स होती है, ये पढ़ लेना एक बार कि एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है। अब आता है लिस्ट कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो दीदी आपने ना क्यू के चार वो बताए थे एल्गोज, तो मेरे हिसाब से तो वही चार कर लेना, वही एल्गोरिदम आती है कि क्यू बताओ और क्यू का। अगर कोई बाई चांस इंसर्शन डिलीशन का वो पूछ ले कोई भी क्यू का, तो यही वाला एल्गोरिदम चाहिए पाना, क्योंकि टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो चेक करें एक एक लाइन एल्गोरिदम। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो। बाकी किसी को सारी क्यूज की एल्गोज चाहिए होंगी तो वो मैं कम्युनिटी लिंक पे डाल दूंगी। हाँ सच ये भी बताना चाहती हूँ कि व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, नोट्स सारे वहीं पे आएंगे AIML CSC वालों के। ठीक है, अब लिस्ट देखते हैं दीदी। लिस्ट है लीनियर लिंक लिस्ट, LL का मतलब है लीनियर लिंक लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ डेटा आइटम्स कॉल नोड्स। ये जो है मतलब ये बक्सा मेरा 300 है, ये बनती है मेरी एक नोड। नोड के अंदर क्या क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट में मेरी क्या है, ये इंफॉर्मेशन होगी। सेकंड पार्ट में मेरा जो दूसरा एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट है उसका एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ सेकंड एलिमेंट। ये होती है मेरी लिस्ट। इतनी बात समझ आई। और इनको हम बोलते हैं, ये होती है मेरी नोड, और ये नोड्स आपस में ना कनेक्टेड होती हैं। अगर हम लिंक को, तुम बोलते हो ना कि ये वाला पर्सन इससे ऐसे लिंक्ड है या कनेक्टेड है, तो कोई ना कोई उनकी रिलेशनशिप होती है। वैसे ही अगर मेरे को एक नोड को दूसरी नोड से कनेक्ट करना होगा, तो मैं सेकंड वाले का एड्रेस फर्स्ट वाले में डाल दूंगी, तो मेरा कनेक्ट हो जाएगा उससे। बिल्कुल सही। ठीक है दीदी। और लिस्ट मेरी कॉमनली नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल। दो पार्ट में डिवाइड होती है, बता दिया दीदी आपने। फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है, सेकंड मेरा मेमोरी एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट का, और उसको हम लिंक पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये भी ना चार तरीके की होती है, देखो ये लिखी है। लिस्ट के भी अलग अलग डिवाइड होते हैं, लीनियर, सर्कुलर। लीनियर सिंगल होती है और डबल होती है, सर्कुलर भी सिंगल होती है और डबल होती है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लिंक लिस्ट के बनते हैं, तो लिंक लिस्ट अच्छे से करके जाना, क्योंकि फेवरेट होता है ये एग्जामिनर का लिंक लिस्ट। क्या होती है, सिंगल डबली, सिंगल सर्कुलर, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, ये चार टाइप होते हैं। अब सिंगल लिंक्ड लिस्ट का मतलब क्या है, कि मतलब मेरी दो फील्ड्स होंगी हर एक नोड में, एक इंफॉर्मेशन की और एक लिंक फील्ड की, वही जैसे बताया था। इधर मेरा 10 होगा, इधर मेरा नेक्स्ट वाले का एड्रेस होगा जो उसको कनेक्ट कर रहा होगा, यही होगा। हाँ दीदी यही होगा। अब ये होगा मेरा फर्स्ट पॉइंटर, इधर होगा मेरा फर्स्ट पॉइंटर, इधर होगा मेरा फर्स्ट पॉइंटर जो इसको इसको भी तो कनेक्ट करेगा कोई, और इधर होगा मेरा लास्ट पॉइंटर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो क्या लिखा है, द इंफॉर्मेशन फील्ड कंटेन्स डेटा ऑफ दैट नोड। ठीक है, द लिंक फील्ड कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। हाँ दीदी बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसी लिंक को हम बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है दीदी, समझ गए क्या आप कह रहे हो आप। अब देखो, अब आते हैं सिंगल सर्कुलर लिस्ट पे। अब सर्कुलर लिस्ट में क्या होता है, कि जैसे हमने क्यू में देखा था कि वो फर्स्ट वाला मेरे लास्ट से कनेक्ट हो रहा था, तो इसमें भी ऐसी है कि जैसे ये देखो ये बनी है, इसको थोड़ा जूम करके बताती हूँ। देखो जैसे ये है मेरा, ये है मेरी, ये है फर्स्ट, फर्स्ट पॉइंटर है ये मेरा। हाँ दीदी, अब ये मेरा फर्स्ट नोड है। हाँ दीदी, फर्स्ट पॉइंटर ये फर्स्ट नोड। अब ये फर्स्ट नोड मेरी सेकंड नोड से कनेक्टेड है, फर्स्ट नोड में मेरी इन्फॉर्मेशन 12 है, फिर एड्रेस 7 का दिया है। हाँ दीदी, अब क्या होगा, जो भी मेरा ये मतलब अगर बाई चांस सिंगली सिंगली वाली में, सिंगल लिंक लिस्ट में ये डिसएडवांटेज है, बाई चांस मेरे को ट्रैवर्स करके फर्स्ट एलिमेंट पे आना है या सेकंड एलिमेंट पे जाना है, तो कैसे जाऊंगी। तो उस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए मेरी आई थी सिंगली सर्कुलर
लिंक लिस्ट, जिसमें क्या होता है कि लास्ट वाले पॉइंटर में मेरा फर्स्ट का एड्रेस डाल देते हैं, तो वो ऐसे मेरी कनेक्टेड हो जाती है लिंक्स, ऐसे मेरी कनेक्टेड हो जाती है नोड्स। इतनी बात समझे? तो यही लिखा है, इन सर्कुलर लिंक लिस्ट एवरी नोड इज एक्सेसिबल फ्रॉम अ गिवन नोड। मतलब कोई भी अगर मेरे को बाई चांस मेरे को इस पे फिफ्थ वाली फिफ्थ वाली नोड से मेरे को फर्स्ट वाली नोड पे आना है या सेकंड वाली नोड पे आना है, तो मैं ऑब्वियसली उसको अगर बाई चांस इसके एड्रेस में डाल दूं, तो मैं इधर आ जाऊंगी। ऐसे मैं सेकंड वाले को भी एक्सेस कर सकती हूँ, थर्ड वाले को भी एक्सेस कर सकती हूँ। लेकिन जो सिंगल लिस्ट था, इसमें तो मैं सीक्वेंशियली जा रही थी ना, मैं पीछे वाले को दोबारा ट्रैवर्स कर सकती हूँ, उसमें वापस आ सकती हूँ। ये डिसएडवांटेज था मेरी सिंगल लिंक लिस्ट का। तो ये सही करने के लिए आई थी मेरी सिंगल सर्कुलर लिस्ट, जिसमें मेरा लास्ट वाली नोड पे मेरा फर्स्ट वाली का एड्रेस डाल देता है, फर्स्ट वाली नोड का। तो वो मेरा सर्कुली कनेक्ट हो जाती है, और मेरा एक प्रॉपर एक्सेसिबल, अगर मेरे को फिफ्थ वाले से फर्स्ट वाली पे जाना है तो मैं ऐसे एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है। अब आता है डबल लिंक लिस्ट। अब डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, देखो, इट इज a linked list in which each node is point both to the next node and also to the previous node। मतलब वो प्रीवियस वाली नोड को भी मेरी पॉइंट कर रही होगी, और नेक्स्ट वाली नोड को भी पॉइंट कर रही होगी। जैसे देखो ये, अब इसमें देखो तीन बॉक्सेस आते हैं, तीन चीजों से ये बनी होती है, तीन पार्ट से। एक तो एक तो होता है फ्रंट वाले का, मतलब सॉरी फॉरवर्ड वाले का मेरा एड्रेस, एक होता है बैक वाले का एड्रेस, एक होती है बीच में इंफॉर्मेशन। क्या होती है? इंफॉर्मेशन। इधर मेरा होगा बैक वाले का एड्रेस, इधर होगा फॉरवर्ड वाले का एड्रेस। इतनी बात समझे? तो फॉरवर्ड मतलब इट इज अ पॉइंटर फील्ड दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। हाँ दीदी। बैक का मतलब जो पिछला एलिमेंट है, फील्ड है, उसका मेरा ये एड्रेस स्टोर करेगा, इंफॉर्मेशन जो मेरा एक्चुअल डेटा होगा। ठीक है। जैसे इन फर्स्ट नोड इफ बैक कंटेन्स नल, देखो यहाँ है मेरा नल, फर्स्ट पॉइंटर है मेरा नल, कुछ नहीं है। अगर ये मेरा नल है तो इट इंडिकेटेड दैट इट इज फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। हाँ दीदी, यही इंडिकेट कर रहा है। द नोड इन विच फॉरवर्ड कंटेन्स नल इंडिकेट्स दैट द नोड इज द लास्ट नोड। ठीक है दीदी, समझ गए ये भी बात? तो कुछ नहीं है कि मेरा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो मेरे पिछले वाले को भी पॉइंट कर रहा होगा और अगले वाले को भी पॉइंट कर रहा होगा। ये होती है मेरी डबली लिंक लिस्ट। ठीक है। अब दीदी ये क्यों आई? सिंगल सर्कुलर लिस्ट में तो था कि आप पीछे जा सकते थे, पीछे जा सकते थे, लेकिन फिर दोबारा वापस आगे नहीं आ सकते थे। ये डिसएडवांटेज था उधर, समझे? अब आती है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसमें क्या होता है दीदी? इसमें ये सबसे बेस्ट लिंक लिस्ट होती है, आज तक की सबसे बेस्ट लिंक लिस्ट है। अगर कोई पूछ ले कि इनमें से बेस्ट कौन सी है, तो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें देखो, इसमें मेरा नोड वही बैक वाले का भी मेरा एड्रेस स्टोर कर रहा है, फॉरवर्ड वाले का भी स्टोर कर रहा है, और मेरे को डबल तरीके से लिंक भी कर रहा है और सर्कुलेट भी। मतलब जो मेरा फर्स्ट नोड है वो मेरे लास्ट नोड से भी कनेक्टेड है। मुझे और क्या चाहिए? मेरे सारे जो डिसएडवांटेजेस थे वो सारे इसने मेरे हटा दिए। मुझे और क्या चाहिए? तो ये मेरी सबसे बेस्ट डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है। अब आते हैं हम ऑपरेशंस ऑफ द लिंक लिस्ट। कितने ऑपरेशन लगते हैं मेरे लिंक लिस्ट पर? तो देखो, लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस क्या है? क्रिएटिंग अ लिंक लिस्ट, एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी, ट्रैवर्सिंग अ लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना, इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू अ लिंक लिस्ट, इंसर्ट करना एलिमेंट को लिंक लिस्ट के, डिलीट करना एलिमेंट फ्रॉम द लिंक लिस्ट, फिर सर्च करना एक एलिमेंट को लिंक लिस्ट से, और मर्ज कर देना दो और ज़्यादा लिंक लिस्ट को। ये मेरे ऑपरेशंस होते हैं लिंक लिस्ट के। अब क्रिएट कैसे करते हैं हम? अब देखो, ये मेरा कुछ सी का प्रोग्राम है कि हमने स्ट्रक्ट यूज़ किया क्योंकि हम क्लासेस यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने लिखा स्ट्रक्ट नोड लिखा, फिर मैंने लिखा इंट इन्फो, फिर मैंने लिखा स्ट्रक्ट नोड,
देखो AIML वालों बच्चों, मेरे को ये तो नहीं पता कि आप लोगों की डीएस किस में है। मेरे हिसाब से शायद पाइथन में है। लेकिन देखो, ये जो प्रोग्राम है ये सी का है, ठीक है। अगर आपको पाइथन का चाहिए होगा तो मेरे को आप एक बार व्हाट्सएप कम्युनिटी पे बता देना कि आपका डीएस सी में है या पाइथन में है, क्योंकि कुछ कॉलेज में सी में है, कुछ में पाइथन में है। तो मैंने इधर सी में कराया है। अगर कोई कहेगा कि मेरे को पाइथन का भी दे दो तो मैं उनको कोड दे दूंगी पाइथन का, डोंट वरी, ठीक है। वो ये है कि सिंटैक्स सेम होता है बट थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। अब देखो, वही क्रिएटिंग अ लिंक लिस्ट में क्या है कि लिंक लिस्ट को हम ऐसे बना सकते हैं, एक नोड बनाते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, और नेक्स्ट वाले नोड की हम एड्रेस डाल देते हैं। ये होता था, ये मेरा सी का प्रोग्राम है, ठीक है। इन्फो का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन, और लिंक का मतलब है लिंक फील्ड, ठीक है। द लिंक फील्ड कंटेन्स अ पॉइंटर, मेरा एक पॉइंटर होता है, क्योंकि वो मेरे नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करेगा तो ऑब्वियसली पॉइंटर होगा जो सेम नोड को रेफर कर रहा होगा। सच रेफरेंस को हम बोलते हैं सेल्फ एड्रेसिंग पॉइंटर, इसको बोलते हैं हम सेल्फ एड्रेसिंग पॉइंटर, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेटर। हमारे दो ऑपरेटर यूज होते हैं, न्यू और डिलीट। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है यहाँ से कि इन दोनों के बारे में पूछ लेता है कि न्यू क्या होता है और डिलीट क्या होता है। न्यू में क्या होता है, हम मेमोरी स्पेस को एलोकेट करते हैं। क्या करते हैं, मेमोरी स्पेस को एलोकेट करते हैं। जितने भी मेरी मेमोरी चाहिए होती है वो हम न्यू कीवर्ड से करते हैं। न्यू एक कीवर्ड है, डिलीट भी एक कीवर्ड है, जो दोनों यूज होते हैं। न्यू यूज़ होता है मेरी मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, और डिलीट यूज़ होता है मेरी मेमोरी को कुछ भी मेमोरी स्पेस डिलीट करनी है उसके लिए। तो देखो, ऑपरेटर न्यू एलोकेट्स मेमोरी स्पेस फॉर एरे, वही मेमोरी स्पेस जितनी भी मेरी एरे के लिए लग रही होगी वो न्यू करेगा। ऑपरेटर डिलीट डी एलोकेट मेमोरी स्पेस, मेरी जो भी डिलीट ऑपरेटर है वो मेरा मेमोरी स्पेस को डिलीट कर देगा, ठीक है। अब ट्रैवर्सिंग इन अ लिंक लिस्ट, अब मेरे को लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करना है तो उसका भी एक ट्रैवर्स मतलब मैं एक्सेस कर रही हूँ हर एक नोड को, और उसको परफॉर्म कर रही हूँ, उसके ऊपर कुछ परफॉर्म कर रही हूँ टास्क। देखो, ट्रैवर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग ईच नोड, हर एक नोड को एक्सेस कर रही हूँ, और कौन सा उसमें मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, ये है। अब देखो, इसका एल्गोरिदम क्या है लिंक लिस्ट का, कि P क्या है, P मेरा एक स्टार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। स्टार्ट मेरा क्या कर रहा है, कंटेन एड्रेस कर रहा है फर्स्ट नोड का। अनदर पॉइंटर P जो है वो टेम्परेरी यूज कर रहे हैं हम, ऑल द नोड्स फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, ठीक है। अगर P मेरा स्टार्ट मतलब जो मेरा फर्स्ट नोड का एड्रेस है उसके बराबर है, फिर मैंने इधर लूप लगा दिया। क्या, जब तक मेरा पॉइंटर नल नहीं आता तो मेरा डेटा को प्रोसेस करते रहो, फेच दी डेटा, ठीक है। फिर मैंने कर दिया p इक्वल टू लिंक p, मतलब एडवांस p को आप नेक्स्ट नोड में डाल देना, और फिर लूप से बाहर आ जाना, फिर रिटर्न करा देना। तो देखो, मैं मानती हूँ एल्गोस थोड़े से टफ है, लेकिन ये आपको मगअप करने ही पड़ेंगे, रट्टा मारना ही पड़ेगा। रट्टा नहीं मारोगे तो कैसे काम होगा। डीएस में पास होना मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों का, क्योंकि वो एल्गोरिदम ही नहीं कर पाते हैं। एल्गोरिदम को रटना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लिख लिख के याद करो, एक दो बार मेरी वीडियो को सुनो, समझ आ रही है। अब देखो, अब मुझे इंसर्ट कराना है, इंसर्टिंग अ नोड इनटू द लिंक लिस्ट। अब मुझे एक नोड लिंक लिस्ट में इंसर्ट कराना है, ठीक है। अब ये भी तीन तरीके के होते हैं। इंसर्टिंग अ नोड एट द बिगनिंग, या तो बिगनिंग में नोड को इंसर्ट करूंगी, या तो एक पोजीशन होगी उसमें इंसर्ट करूंगी, या तो एंड ऑफ द लिंक लिस्ट पे इंसर्ट करूंगी, ठीक है। अब इसका भी मेरा प्रॉपर एक वो है कि मैं उसको कैसे इंसर्ट करूंगी एट द फ्रंट। अब देखो, बिगनिंग में मेरे को कोई भी नोड को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, एक नोड को बनाऊंगी, डेटा डालूंगी उसमें, और डेटा फील्ड डाल दूंगी न्यू नोड की, और पॉइंटर फील्ड बना दूंगी नल की। फिर मैं जो भी न्यूली क्रिएटेड नोड है उसको मैं अटैच कर दूंगी स्टार्ट से, और मेक दी न्यू नोड एज स्टार्ट नोड।
और न्यू नोड को मैं एक स्टार्ट नोड से मेक कर दूंगी। जैसे इधर देखो, इधर है मेरा फर्स्ट पॉइंटर, ये 7 को पॉइंट कर रहा है, फिर ये 7 मेरी 11 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब ये मैंने बनाया न्यू पॉइंटर, न्यू पॉइंटर बनाया। इधर है मेरा 12, हाँ दीदी इधर है 12। अब क्या होगा, मेरे को ये न्यू नोड मैंने बना ली। अब मैं चाहती हूँ कि न्यू नोड इसके साथ भी इंटरेक्ट करे, फर्स्ट नोड के साथ भी। तो मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट नोड को मैंने इधर से कनेक्ट कर दिया 12 वाले से, और 12 वाले जो एड्रेस है, वो पॉइंटर वाली फील्ड है, उसमें 7 को डाल दिया। तो ऐसे मेरा इंसर्शन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि मुझे पहली प्लेस पे 12 नोड को इंसर्ट कराना था, लेकिन पहली प्लेस पे मेरा 7 नोड था, तो 7 को मैं थोड़ा सा साइड करूंगी और 12 ऐड करा दूंगी। ठीक है, अब आता है इंसर्टिंग नोड एट फ्रंट का दूसरा, सॉरी इसका हम एल्गो देखेंगे अब। देखो क्या, इंसर्ट बिगनिंग, बिगनिंग में इंसर्ट करना है। स्टार्ट, स्टार्ट मतलब एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। पी मतलब पॉइंटर जो मेरा एक उसके लिए यूज होगा। ठीक है, स्टार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, वही बताया हुआ है। अगर मेरा पी न्यू नोड को की तरफ है, मतलब न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है, तो उस डेटा पी में मेरा नम डाल दो और लिंक कर दो पी को स्टार्ट वाले से। फिर स्टार्ट को पी से वो कर दो, पी में डाल दो और रिटर्न करा दो। तो देखो ये रटना ही पड़ेगा, समझने का तो इसमें कोई काम ही नहीं है, एक बार वही सुन लो और आ जाएगा। देखो वही है कि फर्स्ट नोड मेरी 12 वाली थी, सेकेंड नोड 7, 11 और 5। अब मैं इसको लास्ट में इंसर्ट कराना है, मेरे को ये 5 वाला इंसर्ट कराना है। तो अब ये फर्स्ट नोड और ये सेकंड नोड तक तो सेम रहेगा, अभी 11th वाला भी इधर रहेगा। ये 5 वाले को पॉइंट करेगा क्योंकि लास्ट में आ रहा है। एक न्यू पॉइंटर बना के वो इसको पॉइंट कर दूंगी और लास्ट वाला पॉइंटर मेरा इधर आ जाएगा। तो ऐसे होगा, मतलब कुछ नहीं करना, इधर उधर ही करना है। एक नया पॉइंटर बना देना है, लास्ट पॉइंटर, उसको लास्ट वाले से कंबाइन कर देना है और वही मेरा बन जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा मेरा नोड। अब इसका भी देखो एल्गोरिदम क्या है, पहले स्टार्ट करो, फिर पी में स्टार्ट डाल दो। अगर फिर मेरा लूप चलाना है, अगर मेरा पी नॉट इक्वल टू नल है तो उसमें नेक्स्ट पी कर देना और एंड कर देना। फिर एक न्यू नोड में एन डाल देना और डेटा एन में आइटम डाल देना। फिर नल मेरा लिंक एन में डाल देना और एन मेरा लिंक पी पे डाल देना और रिटर्न करा देना। देखो मैं एल्गोज मैं जितनी मर्जी ट्राई कर लूँ वो तुम्हें नहीं समझ आएंगी, तुम्हें रट्टा ही मारना पड़ेगा। मुझे पता है कुछ लोगों को नींद आ रही होगी, कुछ लोग सोच रहे होंगे हाय कितना बोरिंग है। एल्गोरिदम को रट्टा मारना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। लिख लिख के याद करो, प्रैक्टिस करो, 2-3 बार मेरे ये पीपीटी के नोट्स पढ़ो, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। अब आता है, अब मुझे एक स्पेसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछते ही हैं कि मुझे एक गिवन पोजीशन पे इंसर्ट कराना है, तो इसका एल्गोरिदम क्या होगा। देखो स्टार्ट करा मैंने, अब स्टार्ट को पी में डाल दिया, इनिशियलाइज कर दिया नोड मैंने और काउंट 0 रखा। फिर मैंने लूप लगा दिया, जब तक चलाओ जब तक मेरा नल नहीं आ जाता, और काउंट को +1 कर देना और नेक्स्ट में पी डाल देना, एंड कर देना। फिर मैंने कॉल फंक्शन किया अपना यही बिगनिंग वाला, इंस पॉस इंस बिग वाला। अगर मेरा काउंट +1 आ गया फिर मेरा फंक्शन को एंड करा देना। ठीक है, अगर लेकिन मेरा अगर ये काउंट से क्या कहते हैं छोटा और बराबर है, तो मेरा स्टार्ट को पी में डाल देना और फिर लूप चला देना। फिर मेरा ये सब चीज़ें वही जो पीछे हमने देखी थी वो डाल देना और एल्स प्रिंट करा देना इनवैलिड पोजीशन, फिर रिटर्न करा देना। मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन पे या फिर एक गिवन पोजीशन पे कराना है, तो उसका एल्गोरिदम है कि मैं कैसे स्टेप्स फॉलो करूंगी। तो इसको अच्छे से लिख लिख के लर्न करके जाना अच्छे से। समझाने वाला इसमें कुछ नहीं है, क्या समझाऊं मैं इसमें। अब एल्गोज रटनी रटनी है, क्योंकि मैंने खुद अपने टाइम में रटी थी, तो तुम्हें भी ऑब्वियसली रटनी ही पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है।
अब डिलीटिंग एंड नोड में भी देखो 3 तरीके के आता है कि हमें या तो फर्स्ट से डिलीट करना है, या लास्ट से डिलीट करना है, या गिवन पोजीशन दी होगी उससे डिलीट करना है, ठीक है। अब देखो, अब ये है मेरा डिलीट फ्रॉम एंड से मेरा ये एल्गो है, देख लेना एक बार। अब मैं पढ़ूंगी तो तुम्हें ही बोरिंग लगेगा, तुम्हें ही याद ही करना है। वही है कि मुझे डिलीट करना है एक नोड लास्ट से, ठीक है। तो मेरे को ये वाला नोड 5 वाला डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगी, लास्ट वाले पॉइंटर का 11 को मैं पॉइंट करा दूंगी, ठीक है। और टेम्प पॉइंटर मेरा इधर आ जाएगा, कि मुझे डिलीट कराना है ना एंड से। अब आते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि मेरा डेटा आइटम जो है वो कनेक्ट है मेरे सेवरल अदर डेटा टाइप से। मतलब बहुत सारे दूसरे डेटा टाइप से मेरा ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कनेक्टेड है, ठीक है। फिर क्या है, द डेटा आइटम्स इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हिरारिकल रिलेशनशिप। जैसे ट्रीज है, तुम्हारे ट्रीज में हिरारिकल रिलेशनशिप वो दिखाता है, ठीक है। और हर एक डेटा आइटम को हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। ये होती है नोड मेरी। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ट्रीज, ग्राफ्स, ठीक है। देखते हैं सो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी, जो तुम्हारा पहला टॉपिक था। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी मेरी एल्गोरिदम का मतलब है वो टाइम होगी या मेमोरी होगी। क्या होगी, टाइम होगी या मेमोरी होगी, जो कोई भी प्रॉब्लम और टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ गए। जो भी मेरी द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि मेरी एक प्रोग्राम कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, वो होती है मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वही लिखा है विच रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स टू प्रोड्यूस अ लिस्ट एज अ फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ इनपुट, वही लिखा है। और मेरा मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, कि कितना मेरा स्पेस, मेमोरी की जगह हम स्पेस भी लिख सकते हैं, उसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कि वो मेरा एक प्रोग्राम कितनी स्पेस ले रहा है मेमोरी में, वो होती है मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। जैसे इसमें थोड़ा और अच्छे से लिखा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम टेकन बाय द एल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इट इज मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द आइटरेशन ऑफ लूप्स, number of comparisons, etc. Time complexity is a function describing the amount of time an algorithm takes in terms of the amount of input to the algorithm. मतलब वही कि मेरा कितना टाइम लग रहा है एक एल्गोरिदम को सॉल्व करने का, और एक ऐसा फंक्शन जो मेरे टाइम को कैलकुलेट भी करके दे दे कि कितना टाइम लग रहा है और मेजर कर दे, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वही कितना स्पेस लग रहा है एक सॉल्व करने में प्रॉब्लम को, और उसको कितनी नेसेसिटी है, और उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, और कितनी एक्स्ट्रा स्पेस लग रही है ज़्यादा, ठीक है। अब देखो केसेस इन कॉम्प्लेक्सिटी, देखो बेस्ट केस, कुछ बेस्ट केस भी होते हैं जब एल्गोरिथम मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क मेरा मैक्सिमम टाइम में कर देती है, सॉरी मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क मैंने मिनिमम टाइम में कर देती हूँ, तो वो बेस्ट केस बन जाएगा। वर्स्ट केस कि मेरे को टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, स्पेस भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी, एडवांटेजेस क्या है, कि इजी टू अंडरस्टैंड है, और डीबग करने में भी हेल्प करता है, सब प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करता है, और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। डिसएडवांटेज क्या है, कि एल्गोरिदम को एफिशिएंट क्रिएट करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और लॉजिकल स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, और ब्रांचिंग और लूपिंग में थोड़ी सी नास्टी हो जाती है, ठीक है। और एल्गोज अच्छे से रट लेना, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स देख लेना, और फिलहाल तो यही करना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, जो भी नोट्स होंगे वो मेरी कम्युनिटी लिंक पे आएंगे, तो कम्युनिटी लिंक ज्वाइन कर लेना, और मेरे को यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार, प्लीज़ 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 इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। और ऐसे ही बने रहना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।